गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चे नंबर बता रहे हैं, नंबर बताने लायक नहीं बेटा मत बता। ये ना फालतू में जो स्पैम कर रहा है ना, इसी वजह से नंबर आ रहा है 520, 530, 520, 540, इसी वजह से आ रहा है। ये एटीट्यूड चेंज कर। और ना नंबर कमेंट में बताने के लिए किसने पूछा है तेरे से? बताने लायक है नंबर? है बताने लायक, लिखने लायक है? 530, 574, इसीलिए नंबर कम आ रहे हैं। तुम्हें पता ही नहीं पढ़ना कैसे है, तुम्हें पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। फालतू में कमेंट में नंबर बताने से नंबर नहीं बढ़ जाएंगे। और नंबर इसीलिए कम आए हैं क्योंकि तू कमेंट कर रहा है। मैंने पहले 5 दिन में बता दिया था, जो जितना कमेंट करेगा उसके नंबर उतने कम आएंगे। ठीक, चलो ये बता दिया है, क्लियर है, फंडामेंटल एकदम, कि जो जितना कमेंट करेगा उसके नंबर उतने ही कम आएंगे। खत्म, यहीं पे सारा डिस्कशन ही खत्म। नंबर कम इसलिए आ रहा है क्योंकि कमेंट करता है। चलो तो आज यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 है ये। थर्ड लेक्चर क्या आप लोगों ने देख लिया? फटाफट बता दीजिएगा कितने लोगों ने थर्ड लेक्चर देख लिया है? जो सिर्फ 35 से 40 मिनट का लेक्चर था, क्या आपने उसको देख लिया है? फटाफट बता दीजिए। क्या आपने उसको देख लिया है? फटाफट बता दीजिए। अगर देख लिया है तो ऑप्शन ए यस सर कंप्लीट है। ऑप्शन बी नहीं देखा है अभी। थर्ड लेक्चर 40 मिनट रिकॉर्डेड, 40 मिनट या 35 मिनट था ना शायद, 35 मिनट रिकॉर्डेड लेक्चर। तो 35 मिनट जो रिकॉर्डेड लेक्चर था, क्या आपने देख लिया है? पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन नो। क्या आपने इसको देख लिया है? फटाफट बता दीजिए। बहुत छोटा लेक्चर है तो उम्मीद करता हूं कि आपने उसको देख लिया होगा। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर नंबर 4 को पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करेंगे? तो वही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कौन बनेगा डॉक्टर डैश, कौन बनेगा डॉक्टर डैश, ये केबीडी हम लोग करेंगे, केबीडी करेंगे। और इसमें बेटा होगा लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो रफ कॉपी लेके बैठ जाइए, सवाल को रफ में सॉल्व करके अटेम्प्ट करिएगा और बाद में सारे क्वेश्चंस नोट्स में लिखने हैं। सारे क्वेश्चन नोट्स में लिखने हैं। नोट्स में प्रॉपर नोट, अलग नहीं, केबीडी का अलग बना लेते हैं, टेस्ट का अलग बना लेते हैं, डीपीपी का अलग बना लेते हैं, सबका अलग ही बनाकर अलग अलग हो जाएगा। नोट्स में लिखिए, हाँ सेक्शन लिख दीजिएगा केबीडी, सारे क्वेश्चंस नोट्स में लिखना है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, लेकिन लिखना है 200% लिखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन को समझेंगे। तो उम्मीद करता है कि आपने लेक्चर देखा ही होगा। चलिए, तो 74% ने देखा है, 21% ने नहीं देखा है। बाप रे, तो क्या करने आए हो यहाँ पे मनहूस शकल लेके? ये 21% जनता तुरंत द्रुत गति से वापस जाइए, थर्ड लेक्चर को 40 मिनट का कंप्लीट करिए, फिर यहां से लाइव में कंटिन्यू करिएगा। ये 21% जनता निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ यहां से तुरंत। अच्छा, ये वही 21% जनता है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बीच में कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मुंह उठा के आए क्यों हो? लेक्चर पहले थर्ड देख लो, फिर आगे का समझ में आएगा। पहले का देख लो, फिर आगे का समझ आएगा। क्या गधे बच्चे होते हैं, क्या गधे बच्चे हैं यार। किस हिसाब से तुम देखने आए हो यहाँ पे?
मतलब यार टीचर पढ़ाता है तो टीचर जब पढ़ाने आएगा तो ये लाइव क्लास है, तो बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, बच्चों से इंटरेक्ट करेगा तो पूछेगा कि हाँ बेटा समझ में आया कि नहीं आया, और बच्चे बोलेंगे नहीं आया रिपीट, नहीं आया रिपीट। उसका रीज़न क्या है? अब पिछले लेक्चर देख के नहीं आया। अब मेरे जैसा मास्टर, ईमानदारी से बताता हूँ, मेरे जैसा मास्टर, सर आप स्पैमर है ध्यान मत दो, तो फिर मैं रिकॉर्डेड ही दे देता हूँ, कल से ध्यान नहीं देना है तो। नहीं सर लाइव पढ़ाओ, तो लाइव पढ़ाऊंगा तो कमेंट देखूंगा। हाँ सर कमेंट को इग्नोर कर दो, तो देखूंगा क्यों जब मैं कमेंट इग्नोर करना है तो? मैं रिकॉर्डेड पढ़ा देता हूं। मैं क्यों पढ़ाऊं लाइव? मैं क्यों पढ़ाऊं लाइव? रिकॉर्डेड ही पढ़ा देता हूं। नहीं सच्चा, नहीं सर स्पैमर है सर, वो उनको इग्नोर कर दो, तो रिकॉर्डेड दे देता हूं। बताओ। नहीं सर लाइव पढ़ाओ, उनके कमेंट को इग्नोर करो, तो उसके लिखा हुआ है नाम के आगे कि आकाश कुमार स्पैमर है, इसको नहीं देखना। जो कमेंट आएगा उसको तो देखेगा मास्टर। मतलब तुम साले गधे, नालायक, बेवकूफ, बहियात, घटिया, गिरा हुआ, बुद्धिहीन, डैश हो एकदम, डैश में अपने अंदर से डाल लो, वर्ड अच्छे से फिट कर लो कि क्या डैश में फील करना है। मतलब क्या क्या तुम्हारा दिमाग नहीं है? पैदल हो, खाली हम मजे लेने आए हो? क्या जीवन में करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो जीवन में? गधा, जा ये निकल साले, तुरंत के तुरंत भाग जाओ यहां से। लेक्चर देखो वापस आओ, और लेक्चर देखो वापस आओ। ये सिर्फ एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ लास्ट लेक्चर देख के नहीं है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं पूछूं कितने लोग ईमानदारी से रिवाइज करने आए हैं, तो उसमें से आधा से ज्यादा जनता रिवाइज करके नहीं आई होगी। तो यार तुम आते ही क्यों हो? कहते हो सर बहुत कंपटीशन है, साले पढ़ोगे नहीं और कंपटीशन है। सिलेक्शन पिछले साल भी नहीं हुआ था, और ऐसी हालत रही तो अगले साल भी नहीं होगा। लिख ले, अगले साल भी नहीं होगा। इस साल भी नहीं हुआ था, इस साल भी तेरे नंबर नहीं आया था, इस साल भी तूने ढंग से नहीं पढ़ा था, इस साल तूने काम चोरी करा था, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तू फेलियर है, तू गधा है, तू नालायक है, और अगले साल भी ऐसे ही होगा अगर तू ये हालत रही तो। लिख ले। चलो तो बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गई, मुंह उठा के चले आओगे यहां पे। चलिए अब शुरू करते हैं लेक्चर, अब शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले केवीटी से पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा ये कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूं। कौन सा कंसेप्ट था? कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है, अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, देन व्हाट अबाउट डायमेंशन, देन व्हाट अबाउट डायमेंशन, देन व्हाट अबाउट डायमेंशन, व्हाट अबाउट डायमेंशन, डायमेंशन के बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल है, डायमेंशन के बारे में क्या कहेंगे बेटा? ये क्या है? सवाल है, इसका आंसर हमें यहां लिखना है। क्या है सवाल? अ पीक्यू हैव यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, उसके पास यूनिट है, देन व्हाट अबाउट डायमेंशन, उसके डायमेंशन के बारे में क्या कहेंगे? उसके डायमेंशन के बारे में क्या कहेंगे? तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको समझाया था, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। कह रहा है गोरी का एक ही मकान होगा क्या? अबे साले भिखारी गोरी है, एक ही मकान है उसका। कह रहा वो मकान 2-3 नहीं हो सकता है, एक तो कह रहा गोरी 2-3 है तो। अरे समझाने के लिए एक रिलेट किया है इसको, समझ अच्छे से, दिमाग नहीं है तो मत लगा। तो फूल, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, ऊपर गोरी का मकान, ये गोरी का मकान है। तो मैंने मस्त नहीं बोला कि नीचे फूलों का दुकान, ऊपर गोरी का मकान है, सर मस्त नहीं बोला। बहुत सारे फूल की दुकान सो सकते हैं, सबके ऊपर गोरी का मकान तो होगा नहीं, क्योंकि गोरी का मकान एक ही है। ठीक है, तो कहीं फूल की दुकान नहीं है, कहीं फूल नहीं है, फूल की दुकान नहीं है, ऐसे समझो, फूल की दुकान नहीं है, दुकान नहीं है। तो कविता में लिखा है कि नीचे फूलों की दुकान, तब ऊपर गोरी का मकान। अगर नीचे फूल की दुकान नहीं है तो ऊपर घर में जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, ऊपर गोरी का मकान नहीं होगा। नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान, इसमें कविता जो है उसमें कवि कहना चाहता है कि नीचे फूल का दुकान नहीं है तो ऊपर चेक मत करो, ऊपर गोरी का मकान होगा ही नहीं। अगर नीचे फूल की दुकान है तो ऊपर गोरी का मकान हो सकता है। ये तेरा है फूलों की दुकान और ये है डायमेंशन गोरी का मकान। अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, यूनिट है, फूल की दुकान है, फूल की दुकान है तो गोरी, फूल की दुकान है, फूल की दुकान है तो हो सकता है गोरी का मकान हो सकता है ना हो। तो मे हैव
मे हैव डायमेंशन आएगा। क्लियर है क्या सर? अगर फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, यूनिट नहीं है तो फूल की दुकान नहीं है, तो गोरी का मकान नहीं होगा। मस्ट बी डायमेंशनलेस, मस्ट बी डायमेंशनलेस। क्या क्लियर है ये बात? अपने नोट्स में भी लिखा हुआ, बस रिवाइज कर लो। पी क्यू डज नॉट हैव डायमेंशन, ऊपर गोरी का मकान नहीं है। देखो ऊपर गोरी का मकान नहीं, नीचे फूल की दुकान भी नहीं है। ऊपर गोरी का मकान है, नीचे फूल की दुकान हो सकता है, तो क्या लिखेंगे यहां पे? मे हैव यूनिट, मे हैव यूनिट। क्या लिखेंगे यहां पे? क्या लिखिएगा यहां पे जल्दी बताइए। हेलो कौन? हाँ प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूं, 500-600 बीघे का जमीन देख रहा हूं। है कहाँ पे देख रहे हैं? कहां पे देख रहे हैं? युगांडा में देख रहा हूं। हाँ कहां से स्पैम कॉल आते हैं? तुमको भी आते हैं क्या? तुमको नहीं आते होंगे, तुम्हें तो पता भिखारी है ये क्या देखेगा। A PQ does not have dimension. A physical quantity does not have dimension. Physical quantity के पास डायमेंशन नहीं है। अगर फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है, तो यूनिट हो सकता है। फूल की दुकान नहीं है, ऊपर गोरी का मकान ही, तो नीचे फूल की दुकान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इधर देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ PQ हैव डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन है। फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, डायमेंशन है मतलब गोरी है तो मकान फूल का होगा, नीचे फूलों की दुकान होगा नीचे। मस्ट हैव यूनिट, मस्ट हैव यूनिट। क्या ये समझ में आ गया आपको? तो यहां पे इससे बेस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ट्रू फॉल्स बताइए। इसमें ट्रू फॉल्स आपको पुट करना है, ट्रू फॉल्स पुट करना है, फटाफट बता दीजिए। अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी मे हैव डायमेंशन। यूनिटलेस, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी मतलब नीचे नहीं है फूल की दुकान, यूनिटलेस, फूल नहीं है तो ऊपर गोरी नहीं होगी। मे हैव डायमेंशन, नहीं फॉल्स है ये। कहां से डायमेंशन आ जाएगा जब नीचे फूल की दुकान ही नहीं है, यूनिट ही नहीं, तो ऊपर डायमेंशन कैसे आएगा? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मे बी यूनिटलेस। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मे बी यूनिटलेस। डायमेंशन नहीं है तो मे बी यूनिटलेस, ये सही है। यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना, इसलिए लिखा है मे बी यूनिटलेस। मे हैव यूनिट, मे बी यूनिटलेस, ये ट्रू है। अब फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, मस्ट हैव डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, एक फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है, नीचे फूल की दुकान है, यूनिट फूल की दुकान है, डायमेंशन गोरी है, तो मस्ट हैव डायमेंशन। तो ऊपर नीचे फूल की दुकान है तो ऊपर गोरी का मकान होगा ही नहीं, फॉल्स है, फॉल्स है। मे हैव डायमेंशन होगा। फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन है, फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन। मे हैव यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, मे हैव यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, मे हैव यूनिट। तो ये है फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, मे हैव यूनिट। डायमेंशन है, फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, डायमेंशन है तो मस्ट हैव यूनिट आएगा ना। मे का मतलब है, मे जब लिखा हो इसका मतलब है हो सकता है, नहीं होगा ही ना, तो फॉल्स आएगा। तो क्या आंसर आ रहा है? एफ टी एफ टी, एफ टी एफ एफ, सॉरी एफ टी एफ एफ, एफ टी एफ एफ। बताइए एफ टी एफ एफ आएगा क्या? सेकंड का फॉल्स होगा, सेकंड का फॉल्स होगा। डायमेंशनलेस मतलब नीचे फूल की दुकान नहीं है, मे बी यूनिटलेस। और नीचे फूल की दुकान, डायमेंशनलेस मतलब गोरी का मकान नहीं है। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मे बी यूनिटलेस, हाँ तो मे बी यूनिटलेस ना। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऊपर गोरी का मकान नहीं है तो नीचे फूल की दुकान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे बी यूनिटलेस है ना, मस्ट बी यूनिटलेस थोड़ी ना होगा। ध्रुवक सेकेंड स्टेटमेंट का एग्जांपल ला बताता हूं, दिमाग से पैदल लोग भरे पड़े हैं यार। यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, एंगल, एंगल यूनिटलेस है, हाँ सॉरी डायमेंशनलेस है, हाँ डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिट है। अच्छा स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या ये डायमेंशनलेस है? हाँ यूनिटलेस है, हाँ ये डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, मतलब दोनों डायमेंशनलेस है,
बोथ आर डायमेंशनलेस, बोथ आर डायमेंशनलेस, दोनों में से किसी का डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन इसका यूनिट है, इसका यूनिट नहीं है। तो क्या बोलोगे, अगर डायमेंशनलेस है तो मे हैव यूनिटलेस लिखना होगा ना, बताओ, बोलो। फोर्थ ट्रू होगा, डैश, अंग्रेजी के भिखारी हो तुम साले। अ फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी के पास डायमेंशन है, मे हैव यूनिट नहीं, मस्ट हैव यूनिट। जिसके पास डायमेंशन है उसके पास यूनिट होगा ही होगा, यहां लिख देता हूं, अ फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, हैव डायमेंशन, देन इट मस्ट हैव यूनिट, मस्ट हैव यूनिट, मस्ट हैव यूनिट, ये ट्रू होगा। मे का मतलब होता है कि आप कह रहे हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मे हैव यूनिट, मे हैव का मतलब मे भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां पे जब आपने लिखा था फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, तो आपने क्या लिखा, मस्ट हैव यूनिट लिखा। तो फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, अगर डायमेंशन है तो नीचे यूनिट होगा ही होगा, तो ये ट्रू आएगा। मे बोलना गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब रफ कॉपी ले लीजिए। अब बारी है आपकी महा केबीडी की, कौन बनेगा डॉक्टर डैश, ठीक है। शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन के सामने आ रहा है। पोल में आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पोल खिलौना है, बस खेलने से ऊपर उठो, मैच्योर बनो। कर लेते हो अच्छी बात है, नहीं कर लेते हो तो खराब बात है। आप कॉपी में रफ पेज पे कितना लिखते हो ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। पोल में कितना टिक करते हो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। आप मेरी बात समझ रहे बेटा, थोड़ा मैच्योर होइए। ये सब कहां छोटी बातें करते हो यार, कितनी छोटी बातें कर, हमारा पोल नहीं चल रहा है, हम कैसे टिक करेंगे, जरूरत नहीं है, हमको लीडर बोर्ड में आना है। नीट में सेलेक्ट हो जा, नीट में सेलेक्ट हो जा, हमको लीडर बोर्ड में आना है। सुधांशु सर का कॉपी जाके उनसे पूछ लेना। एक तो यार बहुत प्रॉब्लम है, मैं इसीलिए बोल रहा था कि लोग कॉपी कर लेते हैं और बाद में जिसने बनाया होता है उसी पे सवाल उठाते हैं कि आपने कॉपी किया। एक बच्चा लिख रहा है सुधांशु सर का कॉपी, तो उनसे पूछ लेना कि कौन बनेगा डॉक्टर डैश, कौन कराता था, है ना। उनसे पूछ लेना कि पहले कौन कराता था, पूछ लेना उनसे, उन्हीं से जाकर पूछ लेना। जा कॉपी कॉपी खेलना ना, पहले चड्डी संभाल ले फिर कॉपी कॉपी बोलना, सुधांशु सर का कॉपी जाके पूछ लेना। क्या यार, कितने स्पैमर है तुम्हारे बैच में। सबसे पहली बार किसने करा था जाके पूछ लेना, उन्हीं से पूछ लेना, ठीक है, बता देंगे। 2022, ठीक है। लेकिन 2.0 जब आए भी नहीं थे ना पीडब्ल्यू में, तब से कॉपी, जब पीडब्ल्यू में नहीं आए थे ना तब से करा रहा हूं ये कौन बनेगा डॉक्टर। और ये बहुत गलत बात है, मतलब टीचर्स के लिए हिसाब से भी मैं कह रहा हूं यार, पीपीटी क्वेश्चन सब सीक्वेंस पढ़ा देते हैं कॉपी करके, और बाद में कहीं मेरा लेक्चर कोई देखता कॉपी किया आपने। खैर छोड़ो, खैर छोड़ो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है ना, अच्छे समझना। क्वेश्चन दिया नहीं, आंसर कैसे सी आ गया। चलिए शुरू करते, कोई बात नहीं। चलिए पहला सवाल आपके सामने, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज, पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज, पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। ये नीट 2013 का सवाल है, ये नीट 2013 का सवाल है, आप इसको देखिए अच्छे से। पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, पेयर बताओ जिसकी डायमेंशन सेम है। पोल शुरू हो चुका है भाई। इंपल्स तो देखो मोमेंटम होता है, इंपल्स का डायमेंशन होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, हाँ। और सरफेस टेंशन बेटा होता है फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन। तो फोर्स हो गया तेरा mlt-2 बटा लेंथ, एल से एल कटेगा mt-2, mt-2। ये तो मैच नहीं किया। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क भी मैच नहीं करेगा, वर्क एनर्जी जैसा होता है, एंगुलर मोमेंटम अलग होता है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का सेम होता है। वर्क
एंड टॉर्क से मैच कर जाएगा। वर्क मतलब एनर्जी एंड टॉर्क भी फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये मैच कर जाएगा। अच्छा, यंग मॉडुलस बेटा जो होता है वो प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी जैसा होता है, याद है? एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर से मैच करता हुआ होगा। यस सर, एंड एनर्जी अलग है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका? सी। आप पोल में टिक कर पाए नहीं कर पाए इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने सही किया कि नहीं किया, इंपॉर्टेंट बेटा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। ठीक है, चलिए 90% से ज्यादा लोगों ने सही किया, बिल्कुल ये आराम से कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल और ये चौथा सवाल। सर 4 सवाल हो गए क्या? हाँ, क्योंकि ये 2007 में पूछा है, ये 1989 में पूछा है, 1999 में पूछा है। क्या है? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी? तो भाई ये आया है और ऐसे सवाल उठ के सीधा आ जाते हैं, कैसे निकालेंगे? तो रेसिस्टेंस को कहीं ना कहीं फोर्स और एनर्जी में आपने देखा होगा, रेसिस्टेंस को कहीं ना कहीं फोर्स और एनर्जी में देखा होगा। एनर्जी बराबर होता है हीट लॉस, और हीट लॉस होता है I² RT। तो रेसिस्टेंस हो जाएगा एनर्जी mL2T-2 बटा रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा एनर्जी बटा I² × T। तो ये हो गया mL2T-2 और ये T ऊपर जाएगा तो T-3 और A-2 एम्पियर -2, ये आएगा mL2T-3 A-2। आपके दिमाग में क्या ये जूल्स लॉ फिटिंग इफेक्ट 9वीं 10वीं क्लास का फॉर्मूला है, याद आया? सेल्फ इंडक्टेंस E बराबर होता है हाफ LI²। ये प्योर नंबर का कोई डायमेंशन होगा नहीं। L बराबर हो जाएगा एनर्जी बटा करंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mL2T-2 एम्पियर -2। बताइए परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी क्या होता है? परमीएबिलिटी क्या होता है? तो मैंने बताया था F बराबर μ0 बटा 4 पाई I1 I2 बटा D इंटू ए। ये फॉर्मूला आप पढ़ेंगे आगे, नहीं पता तो मैं दे देता हूं। यहां से 4 पाई की कोई डायमेंशन होगा नहीं, डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाएगा, तो μ0 हो जाएगा फोर्स बटा करंट का स्क्वायर, तो हो जाएगा mLT-2 एम्पियर -2। सर ये तीनों चीज आप 3 बार बता चुके हो, अब तो रट जाएगा यार, इतनी बार समझा दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से आप ये सारे कर चुके होंगे। एक कह रहा ओम्स लॉ से आर निकालेंगे, हाँ ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ होता है बेटा V बराबर IR। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा V/I। अब V क्या है? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का डायमेंशन तो आप जानते नहीं है, नहीं सर। पोटेंशियल को लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज इनटू करंट, तो U बटा सॉरी बेटा, चार्ज को लिख सकते हैं, चार्ज फंडामेंटल नहीं है, चार्ज को लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, तो Q हो जाएगा I और एक I पहले से, तो I × T। यही तो बना। जो 3 बार में निकालेगा वो सीधा यहां पे नहीं बन रहा। U बटा एम्पियर का स्क्वायर इंटू टाइम, देखो एनर्जी बटा एम्पियर का स्क्वायर इंटू टाइम, ये तो होता है V बराबर IR, V बराबर IR, तो R बराबर V/I। हाँ सर, और V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है 2011 का सवाल। सवाल नंबर क्या है? ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 आराम से पढ़िएगा, पूछा हुआ है। सारा PYQ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहां तक की सारी PYQ प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, हाँ। इन अ सिस्टम ऑफ अ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट which in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, then value of density of the material will be। तो CGS में हमें मटेरियल का वैल्यू दिया हुआ है, उसको एक नए यूनिट में बदलना है। देखो यहां से पढ़ो, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, then value of density of the material will be in the new unit। तो लेंथ की यूनिट आज से L' है 10 सेंटीमीटर और मास है तुम्हारा 100 ग्राम। नए सिस्टम ऑफ यूनिट में मास और लेंथ का यूनिट दिया हुआ है। क्या यहां पे NU बराबर कांस्टेंट लगेगा? NU बराबर कांस्टेंट अप्लाई होगा कि नहीं होगा बताओ? तो NU बराबर कांस्टेंट यहां पे अप्लाई होगा, तो N1U1 बराबर हो जाएगा N2U2। N1 की वैल्यू बोलिए, N1 की वैल्यू है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर N2 ग्राम डैश बटा सेंटीमीटर डैश का क्यूब। 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू N2
ग्राम डैश, यही तो है नया मास का यूनिट 100 ग्राम, ये लिखेंगे आप 100 ग्राम। 1 सेंटीमीटर कितना था? 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम से ग्राम कटेगा, 100 और नीचे 1000, तो 1/10 आएगा, 10 को उधर ले जाओ, तो N2 बराबर आपका आ रहा है 40, N2 बराबर आ रहा है 40। तो देखो बहुत सारे बच्चे अभी भी कहते हैं सर हम सवाल पढ़ते तो हमको समझ ही नहीं आता है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता ही नहीं चलता है क्या करना है। भाई मेरे, ये लिखा हुआ है ना कि 4 ग्राम डेंसिटी है सीजीएस यूनिट में, उसका वैल्यू चाहिए मुझे नए यूनिट में जिसमें लेंथ ये और ये माना है। क्या ऐसे सवाल आपने नहीं किए? एन यू बराबर कांस्टेंट, एन यू बराबर कांस्टेंट से आपने ऐसे सवाल नहीं किए? क्या सवाल मैंने एन यू बराबर कांस्टेंट पे आपको 8 करा है कि नहीं करा है? बताइए बताइए, मैंने 7-8 सवाल कराए कि नहीं कराए? 40 इज करेक्ट, बिल्कुल। तो 7-8 सवाल का लैंग्वेज और इसका लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा है। प्रैक्टिस से बेटा समझ में आता है कि कब क्या लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, नीट 2020। नीट 2020 में सिर्फ एक सवाल पूछा था डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस का। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस बताइए। सर स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। यस, फोर्स क्या हो गया? ml t-2 बटा एरिया l स्क्वायर, तो हो जाएगा ml-1 t-2। ये नीट 2020 का सवाल हो गया। चलिए 7वां सवाल, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पूछा है 1994 में, और मैग्नेटिक फ्लक्स हम एक्स्ट्रा थोड़ा निकाल लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाल सकते हैं? F बराबर बिल, ये मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर होता है, सॉरी वो ऑन करंट कैरिंग वायर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा फोर्स बटा करंट इनटू लेंथ। क्या यहां से निकल जाएगा? हाँ सर आसान है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, यहां से बी की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, तो ईटा का डायमेंशन हो जाएगा F बटा आर वी। F बोलो क्या होता है? ml-2, R हो गया L और L-1, तो एक L से L कटेगा, एक L ऊपर चला जाएगा, तो ml-1, t-2 से t-1 कटेगा, t-1। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन है। 8 नंबर। चलिए ये 9 नंबर सवाल नीट का पूछा हुआ है 2009 का। 9 नंबर सवाल बेटा नीट का पूछा हुआ है। इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c, m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन से जाना है, ऑप्शन भी सवाल का पार्ट है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा वेलोसिटी, यदि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -1। अब यहां से समझने की बात करो कि a की वैल्यू 1 मतलब मास का पावर 1, b की वैल्यू 0 मतलब l का पावर 0, और c की वैल्यू -1 मतलब टाइम का पावर -1। ये अगर है तो वेलोसिटी बनेगा, नहीं बनेगा ना वेलोसिटी। अगर मैं मास का पावर a है और a को 1 लेता हूं, मास का पावर a है, a को 1 लेता हूं, a को 1 लेता हूं, मास का पावर a है और a को 1 लेता हूं, a को 1 लेता हूं, a को 1 लेता हूं, तो मास आ गया फॉर्मूले में। और वेलोसिटी में मास होता नहीं है, वेलोसिटी में मास होता नहीं, इसलिए ये होगा नहीं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में भी मास नहीं होता है। यहां पे a की वैल्यू 1 रखने से a है m का पावर में, तो मास आ जाएगा, और एक्सेलरेशन में मास होता ही नहीं है। फोर्स, फोर्स में मास होता है लेकिन a की वैल्यू 0 है, तो ये भी नहीं होगा। प्रेशर, इफ a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -2। देखो तो अगर a को 1 रखते हो तो m का पावर 1, b को -1 रखते हो l का पावर -1, और c को -2 रखते हो मतलब t का पावर -2। ये प्रेशर ही तो बन रहा है, फोर्स अपॉन एरिया से तो आएगा ये, मतलब ये आंसर आपका सही है। और इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, a 1 है मतलब मास का पावर a है। देखो यहां पे लिखा है मास का पावर a, अगर a को 1 रखा तो एक मास आएगा, वेलोसिटी में मास होता नहीं है। a का पावर 1 रखा तो फिर से मास का पावर 1 आएगा, और एक्सेलरेशन में मास होता नहीं है। यहां पे a का पावर 0 मतलब मास नहीं आएगा, m का पावर 0 आ गया, m का पावर 0 मतलब m का पावर 0 को 1 लिखोगे, मास नहीं आएगा। और फोर्स में तो मास होता है, इसलिए ये गलत, 3 गलत है। प्रेशर में मास होना चाहिए, देखो a बराबर 1 आ रहा है, मतलब ये सही है। तो सवाल ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया, आंसर भी आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी वेल, वेरी वेल। अब हमें यहां पे ये समझना है कि क्या तुम्हें पूरा सॉल्व करके या सिर्फ मास के बारे में सोच के तुम ये आंसर निकाल सकते हो क्या? ये समझना है
क्या सिर्फ मास के बारे में सोच के ये आंसर सही निकाला जा सकता है क्या? सिर्फ मास के बारे में सोच के। ये हमारा स्टार है इस चैप्टर का सबसे बड़ा, कि जब भी डायमेंशन एनालिसिस करें तो पूरे फॉर्मूले के बारे में नहीं सोचे, सिर्फ मास के बारे में सोचे, सिर्फ मास के डायमेंशन के बारे में सोचो। डायमेंशन को देखो, सिर्फ मास के डायमेंशन को देखो, या फिर सिर्फ लेंथ को देखो। क्या मास को सोच के तुम ये कंक्लूजन निकाल सकते थे क्या? देखो फिर से मैं बताता हूं बेटा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है, मास का पावर ए, लेंथ का पावर बी, टी का पावर सी। तो देखो मास का पावर ए, लेंथ का पावर बी, टाइम का पावर सी, ये दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। मास का पावर ए, एल का पावर बी, टी का पावर सी दिया हुआ है। हाँ सर, मास का पावर ए, एल का पावर बी, टी का पावर सी दिया हुआ है। अब यहां से सोचना, अब यहां से सोचो कि अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखता हूं तो मास का पावर 0 मतलब वो मास इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर मास का पावर 1 आता है मतलब 1 मास है, मास का पावर 2 आता है तो 2 मास है। अगर मास का पावर -1 आ जाता है तो 1 अपन मास जैसा डायमेंशन होगा। वेलोसिटी में मास नहीं आना चाहिए, और ए का वैल्यू 1 है मतलब ये मास आ रहा है। एक्सेलरेशन में भी मास कहां होता है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, इसमें मास होता ही नहीं। और ए का वैल्यू 1 मतलब ए 1 रखूंगे तो 1 मास आएगा, ये गलत हो गया। फोर्स में एक मास आता है, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, और ये बोला A0 मतलब मास नहीं है। बहुत क्लियर समझाने की कोशिश किया है मैंने, बहुत क्लियर समझाने की कोशिश किया है मैंने। क्या आपको फील आया? क्या आपको फील आया? सिर्फ मास के डायमेंशन को देखो, सिर्फ मास के डायमेंशन को देखो। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। सर प्लीज शेयर वीडियो सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर असाइनमेंट। मास्टर से मेहनत करा ले, खुद तो कुछ होता नहीं है, लेकिन दे दूंगा। और वेक्टर में यार मैंने टाइम रिकॉर्ड कर लिया है, मैं बताऊं तुम्हें तो मुझे 2-3 सवाल लगा थोड़े अच्छे, बाकी सब एकदम आसान लगा। तो मैं उस असाइनमेंट को असाइनमेंट मानता ही नहीं हूं। असाइनमेंट तो मैं वेक्टर का दूंगा, लेकिन सॉल्यूशन में उसका भी दे दूंगा। ये सुनते ही आधी जनता का बेहोश, होश ही नहीं है, उसको मैं असाइनमेंट मानता ही नहीं। मैं बता दूं तुमसे, तो 5 सवाल को छोड़ के, 50 में से 5 सवाल को छोड़ के उसको मैं असाइनमेंट मानता ही नहीं। फिर भी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, रिकॉर्ड कर दिया मैंने, ठीक है। और दूसरा असाइनमेंट और दूंगा, वो असाइनमेंट ही नहीं, फर्जी भरा है साला। हाँ लेंथ बेटा, दीपक तिवारी, वही तो मैंने बोला, लेंथ के बारे में सोचो। लेकिन एक अपने एक्सपीरियंस एक बात बताता हूं दीपक तुम्हारी, देखो इसलिए ना मतलब मजा आ जाएगा। पता है तुम्हें, पता है तुम्हें, तुम कहते हो ना ऑफलाइन की डैश, ऑफलाइन में 0 इंटरेक्शन है, ऑनलाइन में उससे 10 गुना ज्यादा इंटरेक्शन है। कोई नहीं डाउट पूछता ऑफलाइन में, करके देख लेना। यहां देखो पूरा डाउट पूछ रहा है, जो मन में आ रहा है अपनी दिमागी दिवालियापन पूरा लिख दे रहा है। और ये और अच्छा हो जाएगा अगर स्पैमर फिल्टर्ड हो जाएंगे, तो मजाक नहीं कर रहा हूं। थोड़े सीरियस बच्चे नहीं है ना बेटा इस बैच में, मैं बताऊं बुरा मत मानना, लेकिन 30% बच्चे सीरियस नहीं है, ईमानदारी से बता रहा हूं, तुम भी इस बात को मानते हो। 30% बच्चे सीरियस नहीं है, बैच ले लेते हैं, सस्ता मिल जाता है, कहीं ऑफलाइन जा रहे ले लिया, कहीं ऑफलाइन में उनकी क्लास चल रही, हाँ के करते रहते हैं, तो डिस्टर्ब करते हैं हमारी क्लास को। और बहुत सारे बच्चे जो सच में छुट्टी लिखते हैं, क्लास छोड़ दो छुट्टी लिखते हैं, वो वही बच्चे होते हैं जो कहीं ऑफलाइन में बैठे होते हैं। उनको उनकी फटती है कि अरे यार मास्टर तो आज बहुत पढ़ा दिया, पढ़ना तो उनको यही से है, एडमिशन ले लो कहीं भी समझ आएगा यहीं से, तो उनकी हालत खराब होती है, यार मास्टर तो बैकलॉग करा देगा। तो भाई एक रास्ता चुन, 2 रास्ते पे मत बैठ, एक रास्ते पे चल, 2 रास्ते पे मत चल। आधे से ज्यादा बच्चे वही है, करे सीरियस भी है। वैसे हाले मैं बोला 30% नॉन सीरियस हो तो 70% सीरियस ही हो गए ना। रहन दे बेटा, तू रहन दे, ये स्पैमर है असली। करा सीरियस भी हैं सर, अरे गणित के भिखारी, मैं कह रहा हूं 30% नॉन सीरियस हुए, तो बाय डिफॉल्ट 70% सीरियस हो गए ना। साला में रुक 30% नॉन सीरियस है और 40% बिना दिमाग के हैं, उसमें यह था बिना दिमाग के हैं।
बच्चा इसमें से 70 हटा के ये 30% बच्चे जो थोड़ा अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे हैं। और मैं ना रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें वही बच्चे लिखे, एक आइडिया आ गया अब मेरे दिमाग में और मैं तो करा दूंगा। इसमें वही बच्चा कमेंट कर सकता है जिसको पीडब्ल्यूएस स्कॉलर मिला है, और पीडब्ल्यूएस स्कॉलर उसी को मिलता है जो पूरा लेक्चर अच्छे से देखता है। और ये बच्चा जब डाउट लिखेगा ना तो अच्छा लिखेगा। देखो ये इसका रिलेटिवली डाउट बढ़िया है, इसको देख के मुझे अच्छा लगा। दीपक तिवारी क्या कह रहा है, सर प्रेशर में लेंथ आता है और अदर ऑप्शन में नहीं होता है, तो ऐसा भी हम निकाल सकते हैं क्या? अदर ऑप्शन में नहीं है लेंथ, वेलोसिटी में लेंथ नहीं आएगा। भाग रे फक रहने दे, छोड़ 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 बेटा, रहने दे रहने दे रहने दे, तू रहने दे, तू रहने दे। लेकिन लेंथ से भी तुम सोच सकते हो कैसे कि वेलोसिटी में लेंथ होना चाहिए, शायद ये यही कह रहा होगा, लिख नहीं पाया। वेलोसिटी में लेंथ होना चाहिए, लेकिन ये b0 मतलब लेंथ नहीं है, l का पावर b है। अगर b0 मतलब लेंथ नहीं, लेकिन वेलोसिटी में तो लेंथ होता है। यहां पे b0 एक्सेलरेशन में तो लेंथ होता है, यहां पे b-1 फोर्स में तो लेंथ ऊपर होता है। देख हो गया प्रूफ। लेंथ के बारे में सोच के हो सकता है। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुमको कुछ ज्ञान देना चाह रहा था, सुन ले ध्यान से। अपने एक्सपीरियंस से मैं ज्ञान देना चाह रहा था, ध्यान से सुन। बिल्कुल तुम सिर्फ मास के बारे में सोच के, सिर्फ लेंथ के बारे में सोच के, सिर्फ टाइम के बारे में सोच के कर सकते हो, लेकिन 90% सवाल सिर्फ मास के बारे में सोच के हो जाएगा। 90% सवाल सिर्फ मास के बारे में सोच के हो जाएगा। ये मैं आगे कराऊंगा भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 था ये 10। चलिए ये बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके टीवी स्क्रीन के सामने देखिए। Which two of the following 5 physical parameters? Which two of the following 5 physical parameters have the same dimension? 5 में से कौन से फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है? एनर्जी डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ये होता है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये डायमेंशन लेस होता है, m0, l0, t0। मैग्नेटिक फील्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यंग मॉडुलस। तो मैंने बताया था जितने भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यंग मॉडुलस है और एनर्जी डेंसिटी, इसकी डायमेंशन सेम होती है। तो 1 और 4 तो फिक्स है, 1 और 4 फिक्स है। 1 और 5 नहीं, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का सेम नहीं आता, अलग आता है। 2, 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस है और 4 यंग मॉडुलस में डायमेंशन है। 3, 5 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस है और 5 मैग्नेटिक फील्ड अलग है। हाँ, इसका एक पेयर और बन सकता है। अगर मैं 5वां ऑप्शन लिखूं बेटा, 5वां ऑप्शन लिखूं तो 2 और 3, 2 और 3, 5वां ऑप्शन लेता हूं 2 और 3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस, m0, l0, t0 डायमेंशनलेस, ये आएगा डायमेंशन फॉर्मूला, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डायमेंशनलेस होता है। तो इसका आंसर 5वां भी बन जाएगा। एक्स्ट्रा थोड़ा बता दिया, थोड़ा बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बीच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। सवाल नंबर क्या था? 10 हो गए। 11, बीच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, इक्वल डायमेंशन नहीं है। एनर्जी एंड टॉर्क का तो इक्वल डायमेंशन, मतलब ये आंसर नहीं होगा। फोर्स और इंपल्स का अलग डायमेंशन होता है, ये आंसर होगा। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट सेम होता है। इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर सेम होता है, ये बताया मैंने। इसमें दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, इसमें भी दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, इसमें भी दोनों का डायमेंशन सेम आएगा। तुमसे डिफरेंट पूछा है इसलिए ऑप्शन दूसरा जाएगा। मजा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या था? 11। 12 नंबर देखिए। 12 नंबर आप यकीन मानिए जेई मेन 2023 का सवाल है। जेई मेन, समझिएगा, जेई मेन 2023 का सवाल है, ठीक है। अब इसको ध्यान से पढ़ के करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन गिवन बाय ए। अब ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं, अब मेरी मर्जी में टी से लिखूं, सवाल की मर्जी है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को ए से लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय ए वेक्टर। तो ए वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, और ये ए बटा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बी बटा वाई क्यू जे कैप। अरे यार ये नमक का नशा करके टाइप करता है कि यार ये वेक्टर लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ए कांस्टेंट भी लिखा है इसने, ई होगा, ई ही होगा। सवाल देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन गिवन बाय ई वेक्टर। ई वेक्टर ये रहा, ए बटा एक्स स्क्वायर आई कैप बी बटा वाई क्यू जे कैप। देन एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी आर। ए और बी की एसआई यूनिट क्या होगी? ए और बी की एसआई यूनिट क्या होगी? चलिए मैं पोल क्रिएट करके देता हूं 60 सेकेंड का।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपको सॉल्व करना है। हिंट दे देता हूं कि एफ बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एफ बाई क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम होता है, तो ये खुद न्यूटन पर कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम है, बराबर ए बटा एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, डायमेंशनली जब दो चीजों को ऐड करते हैं तो वो बराबर होता है। इसको करो, तो पोल क्रिएट किया हुआ एक बार करो, मैं आता हूं। हेलो 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 हेलो, चलिए। बताइए क्या होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपको पढ़ाया था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वेट तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होता है न्यूटन पर कूलम, वो ए बाई एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, और ये प्लस को आप बराबर लिख लेंगे बी बाई वाई क्यू। एक्स तो आपका डिस्टेंस है, तो ए बराबर हो जाएगा न्यूटन एक्स स्क्वायर को यहां ले जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और बी बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर क्यू पर कूलम। ठीक है ना, तो पर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड न्यूटन मीटर क्यू पर कूलम। ये दूसरा आंसर आ रहेगा आपका, ये दूसरा आंसर आएगा। देखिए तो प्लीज, 81% से ज्यादा लोगों ने सही किया, बिल्कुल सही। अभी उन्हीं से गलत हो रहा जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है बेटा, रिक्वेस्ट करता हूं, सॉरी मैंने आज डाटा बोल दिया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। अगर नहीं पढ़ोगे सीक्वेंस में, रिवीजन नहीं करोगे, ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो नहीं समझ में आएगा ना कि सवाल कैसे सॉल्व करना है। इसमें कोई भी गलती कैसे कर सकता है बताओ। चलिए 12 नंबर हो गए। 13 नंबर सवाल देखिए। 13 नंबर सवाल बेटा हमने असर्शन रीजन पे बेस्ड बनाए हैं। असर्शन रीजन पे बेस्ड बनाए, देखिए वर्क बराबर टॉर्क इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट फिजिकली। डायमेंशनली तो वर्क का डायमेंशन है, टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है। टॉर्क क्या होता है सर? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एंड वर्क क्या होता है? वर्क होता है एफ डॉट एस। क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा? हाँ, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशनली करेक्ट हो गए, बट नॉट फिजिकली। फिजिकली दोनों इक्वल थोड़ी ना है। वर्क अलग चीज है, वर्क डन स्केलर है, टॉर्क आर क्रॉस एफ अलग है, ये वेक्टर होता है। मतलब ये तो सही है, ये ट्रू है। डायमेंशनली दोनों बराबर होंगे लेकिन फिजिकली नहीं होंगे। डायमेंशनल करेक्टनेस, करेक्टनेस मतलब सही होना, डायमेंशनल सही होना ऑफ एन इक्वेशन इंश्योर इट्स फिजिकल करेक्टनेस नहीं। डायमेंशन नीचे करेक्ट होता है, ऊपर लास्ट में फिजिकली करेक्ट होता है। अगर डायमेंशनली सही है तो फिजिकली हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इसकी गारंटी नहीं देता है ये। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स ही आएगा। आसान है, आसान है। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सवाल नंबर कौन सा था पहले? 12, 13, 14। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाई, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम t इज गिवन बाई दिस। क्या दिया हुआ है? v बराबर at। अगर हम डायमेंशनली देखते हैं तो प्लस को हम बराबर लिख सकते हैं b बटा t बराबर c। कितना मस्त इक्वेशन हो गया, कितना आसान लग रहा है ये भयंकर सवाल। ले इसका डैश कर दिया। वेयर a b c आर द कांस्टेंट देन डायमेंशन ऑफ a b and c। अब सुनो ध्यान से, ये इसके बराबर है ना, तो v बराबर a t, तो a बराबर हो जाएगा v बाई टी, मतलब एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू। वैसे भी v होगा एल टी माइनस वन बटा टी, तो एल टी माइनस टू एक आ गया। और ये b c बराबर t, तो c का डायमेंशन क्या होगा? t का पावर 1। देखो ना, c बराबर t आ गया, और यहां पर t रखो c रखो, एक ही बात है। तो v बराबर b बाई टी, v बराबर v इक्वल टू b बाई टी, क्योंकि t और c बराबर है। हाँ सर, तो b बराबर हो जाएगा v इंटू टी। v इंटू टी तो डिस्प्लेसमेंट होता है, L1 हो जाएगा ये, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो a का डायमेंशन हो गया lt माइनस टू, b का डायमेंशन हो गया l, c का डायमेंशन हो गया t, c का डायमेंशन हो गया t, c का डायमेंशन t एक ही ऑप्शन में आ रहा है यार ये, तो यही तुम्हारा आंसर होगा।
क्या था यार, क्या था ये, देख। नेक्स्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ द गिवन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर बराबर P प्लस ए बाई वी स्क्वायर बराबर बी थीटा बाई वी। प्रेशर P है, V वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, थीटा टेम्परेचर है। इफ ए एंड बी आर द कांस्टेंट देन डायमेंशन ऑफ ए विल बी। ए की डायमेंशन क्या होगी? इस इक्वेशन में इसको इससे जोड़ा है तो ये आया है, लेकिन मैं अपने तरीके से यहां पे मैं स्टार लगाऊंगा और बोलूंगा कि P बराबर ए बाई वी स्क्वायर बराबर बी थीटा बाई वी डैश तेरा खत्म। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हमें ये चाहिए तो ये इसको इक्वेट कर दो। ए बराबर हो जाएगा पी वी स्क्वायर, तो P हो गया तेरा एम एल माइनस वन और T माइनस टू, प्रेशर होता है ये, और V वॉल्यूम है तो वॉल्यूम मतलब एल क्यू, और एल क्यू का स्क्वायर मतलब एल का पावर 6, तो हो जाएगा एम एल 5T माइनस टू, एम एल 5T माइनस टू। एल 5T माइनस टू, ये होगा आंसर। एल 5 है, ये एल है, एम एल 5T माइनस टू। छोड़ो ये ऑप्शन, छोड़ो, ऑप्शन में मिसप्रिंट है थोड़ा, ये समझ में आया ना, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, 14, 15, 16 नंबर सवाल। द टाइम डिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाई P बराबर टाइम डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी गिवन बाई P बराबर P नॉट E का पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, वेयर A is the constant and T is the time, then constant A have dimension। कांस्टेंट ए की डायमेंशन क्या होगी ये पूछिए, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं। थर्ड लेक्चर में मैंने ये सिखाया हुआ है तुम्हें, करो। हाँ जी, मैंने बताया था पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर भी डायमेंशनलेस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन भी पावरलेस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर भी डायमेंशनलेस होता है। मतलब ये पूरा डायमेंशनलेस तो है ही, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर क्या बोलो सर, माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये डायमेंशनलेस होगा, m0 l0 t0 ये होगा, इसको 1 लिख सकते हो। अच्छा, इस माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सर, क्यों? माइनस लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल का पावर 1। अरे भाई कोई मैं बोलूं माइनस ऑफ लेंथ, -5 मीटर कहीं लिखा है, लेंथ बराबर -5 मीटर, इसका डायमेंशन क्या लिखोगे, एल का पावर -1। नहीं भाई, माइनस अगर फॉर्मूले में कोई चीज प्लस माइनस हो उससे डायमेंशन को थोड़ी ना फर्क पड़ता है, डायमेंशन तो पावर होता है। तो लेंथ 5 मीटर हो या -5 मीटर हो, लेंथ का डायमेंशन तो एल का पावर 1 होगा, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो अल्फा टी स्क्वायर बराबर m0 l0 t0 ये सब 1 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर होगा 1/t स्क्वायर, मतलब t का पावर -2, अल्फा बराबर t का पावर -2, अल्फा बराबर t का पावर -2, ये है t का पावर -2। दूसरा ओ ए और सी की जनसंख्या ज्यादा है, नहीं समझे फिर कोई बात नहीं। वैसे मैं ये थोड़ा और इस पर प्रकाश डाल के आज पढ़ाने वाला हूं, मैं चिंता मत करो, लेकिन बी तुम्हारा सही जवाब आ रहा है, थोड़ा और इस पर डिटेल में पढ़ा दूंगा। चलो, तो ये 16 नंबर सवाल था। 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल देखिए क्या है, द यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप हैव यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डायमेंशन इक्वल टू m0 l1 t0, क्या सही है? द यूनिट वेक्टर आई कैप एंड जे कैप एंड के कैप हैव यूनिट ऑफ डायमेंशन। नहीं भाई, आई कैप तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है, एक्स एक्सिस में लेंथ तो नहीं बताता। जैसे मैं फोर्स लिखता हूं 5 आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स न्यूटन में आएगा। आई कैप तो डायरेक्शन बता रहा है ना, इसमें डिस्टेंस से क्या लेना देना आई कैप का, तो ये रॉन्ग है, समझिए ये रॉन्ग है। द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज अ न्यू स्केलर। क्यों भाई?
प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर इज अ न्यू वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। बढ़िया सवाल है ना ये। 18 नंबर सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल देखिए, फोर्स इज नॉट एडेड विथ प्रेशर। एकदम सही है। फोर्स में प्रेशर कैसे ऐड कर सकते हो? दोनों डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटी है। क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन आर नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये तो सही बोल रहा है यार। इसमें आंसर कैसे लिखोगे? फोर्स, अच्छा नहीं, ये भी तो सही है ना। फोर्स इज नॉट एडेड टू प्रेशर, ये सही बता रहा। एंड क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन आर नॉट एडेड सब्ट्रैक्टेड, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहला आंसर आएगा इसमें, पहला आंसर आएगा इसमें। देखो तो पहला आएगा क्या? पहला आएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पारसेक मेजर द डिस्टेंस। यस, ये मैंने बता दिया था आपको, नाम और नाम से ज्यादा आपको कुछ नहीं पता रखना, इतना याद रहना चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पारसेक मेजर डिस्टेंस। यस, ईच हैज डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। हाँ भाई, तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस है तभी तो वो डिस्टेंस को मेजर करके बता पाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका भी पहला ही जाएगा, 19। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं आज की केवीडी। आज की केवीडी यहीं पे खत्म करते हैं। तो बताइए 19 में से आपके कितने नंबर आए? 19 में से कितने नंबर आए? अब थोड़ा पढ़ाता हूं। 19 में से कितने नंबर आए बताइए। और साथ साथ में ये भी बताइए कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। डायमेंशन नहीं पूछ रहा, यूनिट। यूनिट मतलब डिस्टेंस का मीटर, फोर्स का न्यूटन, एनर्जी का जूल, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, यूनिट। उसी तरीके से रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बोलो? रेसिस्टेंस का यूनिट, सर रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, सबको पता ही है। अच्छा, एसी में आपको थोड़ा याद होगा, इंडक्टर के रेसिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसको हम एक्सेल से डिपेंड करते हैं, जिसको हम ओमेगा एल लिखते हैं। थोड़ा नाम तो सुना होगा यार, ड्रॉपर आदमी, ड्रॉपर नाम तो थोड़ा सुना होगा। एसी में रट के गया था पेपर देखने, बोर्ड का पेपर सर देने गए थे, देखने तो ना गए थे। अबे तू देने क्या जाएगा, तू देखने गया था, मुख्य दर्शक बन के। तेरे से पेपर होगा, बोर्ड का पेपर तेरे से ढंग से नहीं होगा। अरे पेपर, तो ये मत बोलना कि पेपर हम देने जा रहे हैं, तू बोला पेपर देखने जा रहे हैं। मेला देखने जैसे लोग जाते हैं वैसे तू पेपर देखने जाता है, बुर्बक। थोड़ा तो सुना होगा कि इंडक्टर के अक्रॉस अगर हम एसी को जोड़ दें, इंडक्टर के अक्रॉस हम एसी को जोड़ दें तो इंडक्टिव रेसिस्टेंस पैदा लेता है, जिसको हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो कैपेसिटर का भी होता है सर, हम जानते हैं, तो पता क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम ओमेगा सी लिखते हैं, मतलब सॉरी एक्सी लिखते हैं कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को, वो होता है 1/ओमेगा सी। ये भी ओम में लिखते हैं, ये भी ओम में लिखते हैं, दोनों का यूनिट ओम है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को ही बताता है। सिंपल रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर आर होता है, वो आर ओम। इंडक्टर की रेसिस्टेंस को हम ओमेगा एल कहते हैं, और कैपेसिटर के रेसिस्टेंस को 1/ओमेगा सी कहते हैं। ये सिंपल रेसिस्टर है ओम, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को ओमेगा एल कहते हैं, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को ओमेगा सी कहते हैं। फिजिकली तो नहीं, फिजिकली तो नहीं, लेकिन क्या डायमेंशनली मैं तीनों को इक्वल लिख सकता हूं? फिजिकली तो नहीं, डायमेंशनली ही सही। फिजिकली तो नहीं, डायमेंशनली ही तो सही। क्या मैं तीनों को इक्वल लिख सकता हूं? फिजिकली तो नहीं, डायमेंशनली ही सही। क्या मैं तीनों को इक्वल लिख सकता हूं? फिजिकली तो नहीं, डायमेंशनली ही सही। क्या मैं तीनों को इक्वल लिख सकता हूं? हाँ सर। तो ये इसके डायमेंशन के बराबर है। हाँ सर। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा सर? ओमेगा बराबर हो जाएगा आर बाई एल। ओमेगा मतलब 2πf। हाँ, तो डायमेंशन तो फ्रीक्वेंसी का ही आएगा, क्योंकि 2π डायमेंशन लेस है। तो क्या मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस के बराबर होता है। हाँ, और 1 फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? टाइम। तो टाइम का डायमेंशन होता है एल बाई आर। टाइम का डायमेंशन होता है एल बाई आर। बोलो, इंडक्टेंस बटा रेसिस्टेंस के रेशियो को टाइम कहते हैं।
चलिए यहां देखिए, आगे देखिएगा, क्या हम इस आर को और ओमेगा सी को हम इक्वल कर सकते हैं? हाँ, तो काम करिए ना सर, इस ओमेगा को ऊपर ले जाइए, आर को नीचे लाइए, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/RC। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1/RC, तो टाइम पीरियड हो जाएगा RC या CR, एक ही बात है, CR याद दे देता है इसलिए CR लिख दिया। अच्छा सर, अगर इसको इससे बराबर कर दो तो ओमेगा को यहां ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC। ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा 1/√LC, तो टाइम का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा √LC। टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? √LC, इसका उल्टा, टाइम का डायमेंशन उल्टा। अब यहां पे क्या है कि 6 वो है पेयर, कि हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं R/L को और टाइम बोलते हैं L/R को। फ्रीक्वेंसी होता है 1/RC, टाइम होता है RC। फ्रीक्वेंसी होता है 1/√LC, टाइम होता है सिंपल √LC। तो इसको रटने के बजाय क्या मैं ये याद रखूंगा तो डायमेंशन निकालना इजी नहीं हो जाएगा क्या? अगर मुझे ये याद रहेगा तो, और ये याद क्या रखना, ये तो हमें पता है कि ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भले रेजिस्टर का है, ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस ओम ही तो है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस 1/ωc ओम ही तो है। तो जिसके बीच हमें चाहिए इन तीनों को बराबर करके उनके बीच का रिलेशन निकाल दो। टाइम चाहिए तो टाइम निकाल दो, फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी निकाल दो। इज दिस इजी और नॉट, बताओ? यस, इस तरीके से याद रखना आसान होगा कि इस तरीके से याद, इसमें कंफ्यूज हो जाएगी, कहां √LC, कहां LC, कहां L/C, कहां R/L, कहां RC। कह रहे बैच आज ही लिया, शुरू से देखूं क्या? सुनो सुनो, जब इसका भाई जवाब देना बहुत जरूरी है, भोले बच्चे हैं, गाइड नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तब जवाब देना, गाइड करना बहुत जरूरी है। आज अगर आपने बैच लिया है तो शुरू से नहीं देखना, थोड़ा इंतजार करिए, जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तो लास्ट के चैप्टर से स्टार्ट करके पीछे की तरफ आपको आना है। प्लीज माइंड इट, दिस गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज, आपको थोड़ा इंतजार करना है। अभी अगर आपने बैच लिया है तो थोड़ा इंतजार करिए, और जैसे ही चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे जब सिलेबस, तो आपको पीछे से शुरू करके आगे की तरफ आना है एकदम, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं शुरू से थोड़ी ना कोई शुरू करता है, बुड़बक, आज ही बैच लिया तो शुरू से शुरू करेगा, नहीं, थोड़ा इंतजार करिए, सिलेबस खत्म होने दीजिए, फिर पीछे से आगे की तरफ जाइएगा, ठीक? क्लियर है क्या? समझ में आई ये चीज? चलिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थोड़ा सा मैं फील दिला देता हूं एक बार और। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताया था तुम्हें? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशन, ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशन, तो आप इस ए और बी को आप ऐड नहीं कर सकते अगर उनका डिफरेंट डायमेंशन है। तो अगर सेम डायमेंशन होगा तभी ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर, इक्वेट कर सकते हैं। अगर मान लो कहीं मैंने लिखा है C - D = E, लिखा है मैंने, ये लिखा है, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो पक्की बात है C जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी डायमेंशन का D भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, तभी तो C में से D को घटाया तो E बना। जैसे एग्जांपल, 5 मीटर में से 2 मीटर घटाएंगे तभी ये 3 मीटर बनेगा। अगर मैं कहीं लिखूं 4 मीटर में 4 kg को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो कहना ही पाप है। प्रोडक्ट करने का कोई रूल होता है क्या? नहीं सर, प्रोडक्ट तो सेम डायमेंशन और डिफरेंट डायमेंशन किसी को भी आप कर सकते हैं, सेम डायमेंशन वाले को भी और डिफरेंट डायमेंशन वाले को भी आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर किसको करते हैं? जिनका डायमेंशन सेम होता है, ठीक है? ठीक है, चलिए अब एक सवाल आपको देते हैं। सवाल क्या विजिबल है? गंदे राइटिंग में लिखा हुआ सवाल आपको क्या विजिबल है? सवाल समझिए क्या है। सवाल है, इफ ए एंड बी आर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग
different dimension, then which of the following expression is correct? भाई साहब, what a language, what a feel, what a writing, what a concept. This is the question. What is this question? If A and B are physical quantity having different dimension, दो क्वांटिटी है ना, तो R आएगा, इज नहीं आएगा, अंग्रेजी आता है मुझे. If A and B are physical quantity having different dimension, if A and B are physical quantity having different dimension, then which of the following expression is correct? इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है? इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है? ए प्लस बी, दूसरा ए माइनस बी, तीसरा ए माइनस बी स्क्वायर, चौथा ए बी प्लस बी, पांचवा ए बी प्लस बी बाई बी, छठा ए इंटू बी. तो ये तो गलत है कि अगर डिफरेंट डायमेंशन है तो आप ऐड नहीं कर सकते, डिफरेंट डायमेंशन है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. और तीसरा क्या है? ए माइनस बी स्क्वायर. क्या है? ए माइनस बी स्क्वायर. ये सही हो सकता है. ए बी प्लस बी, ये भी सही हो सकता है. ए प्लस बी कर दिया तो गलत हो गया. और छठा ये भी सही हो सकता है. तो तीन आपके सही हैं और तीन आपके गलत होंगे. सर ये तो सही है, हमको समझ में आ गया, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है. करेक्ट अगर ऑप्शन बताया जाए तो 3, 4 और 6 तीनों करेक्ट है. सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन थर्ड वाला कैसे होगा? तो ए और बी का डायमेंशन डिफरेंट है. ए एंड बी का डायमेंशन डिफरेंट है, राइट? हाँ सर, ए और बी का डिफरेंट है. ए और बी स्क्वायर का तो सेम हो सकता है. एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मान लो तुम्हारा ए जो है ना वो एरिया है और बी जो है ना वो लेंथ है. तो बी का स्क्वायर हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, मतलब एरिया के डायमेंशन के बराबर. तो बोलो ए माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी स्क्वायर मे बी करेक्ट और नॉट? बताओ सर. फील आ गया? एकदम सही है. सर चौथा कैसे सही होगा? चौथा क्या लिखा है? ए बी प्लस बी. अच्छा, मान लो ए तुम्हारा एनर्जी है, मान रहा हूं, माना है ए एनर्जी है और बी डायमेंशन लेस है. बोला ना ए और बी की डायमेंशन डिफरेंट है. डिफरेंट का मतलब अलग होना चाहिए डायमेंशन. तो एक की डायमेंशन इतनी है और एक की डायमेंशन इतनी है. एक की डायमेंशन एनर्जी मतलब m L2T-2 है और ये डायमेंशन मतलब m0 L0 T0. डायमेंशन डिफरेंट होना का मतलब है दोनों का अलग होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अलग है. अब बताओ ये ट्रूथफुल है कि नहीं है? करेक्ट है कि नहीं है? सर अब तो हो सकता है कि आपने बी को डायमेंशन लेस मान लिया और ए को डायमेंशन माना, तो सही हो जाएगा अगर बी डायमेंशन लेस है तो. तीसरा अलग है. तीसरा में ये तब सही हो सकता है, देखो मैंने क्या बोला, 2 मिनट रुक के फील करना, 2 मिनट रुक के फील करना. ए एंड बी आर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन. ए और बी की डायमेंशन डिफरेंट है, अलग अलग डायमेंशन है. तो ए और बी स्क्वायर की तो सेम हो सकती है. ए और बी की डिफरेंट है तो ए और बी स्क्वायर की तो सेम हो सकती है. बताओ. हाँ नहीं समझे, मैं कह रहा हूं ए और बी की डायमेंशन डिफरेंट है तो ए और बी की अलग है ना. ए और बी स्क्वायर की डायमेंशन तो सेम हो सकती है ना. हाँ सर, ए और बी स्क्वायर की डायमेंशन सेम हो सकती है. कब? एग्जांपल से बता भी दिया. अगर ए एरिया है और बी लेंथ है तो ए एरिया बी लेंथ, बी स्क्वायर का लेंथ का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का डायमेंशन ए के बराबर होगा. बी स्क्वायर का डायमेंशन ए के बराबर होगा तो ये कर सकते हो. ये क्या? ए बी प्लस बी. ए बी प्लस बी में ए और बी का डायमेंशन अलग है, तो ए का कुछ अलग बी का अलग, तो बी डायमेंशन लेस है और ए के पास डायमेंशन है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं. आप ऐसे देखिए, अब ऐसे देखिए, ए को यहां से बी को हमने कॉमन निकाल लिया, बी को हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बनेगा? ए प्लस 1. सॉरी गलत हो गया. तब ये नहीं, उस एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं बनेगा. रुको मैं बताता हूं. बी कॉमन निकाल लो तो ये बचेगा ए प्लस 1. सेम ही एक्सप्रेशन है. हाँ, अब यहां पे अगर मैं बी को एनर्जी बोल दूं और ए को डायमेंशन लेस बोल दूं तब मैच कर जाएगा. सॉरी ये उल्टा बोल दिया था मैंने. अब आ जाएगा.
मान लो बी एनर्जी है और ए डायमेंशनलेस है, तो ए तो कोई डायमेंशनलेस है, बी एनर्जी है, तो इस दोनों को मिला के क्या बनेगा, एनर्जी, और बी अकेला एनर्जी है। भाई ए डायमेंशनलेस है, बी एनर्जी है, तो दोनों का डायमेंशन डिफरेंट हो गया। हाँ, ए डायमेंशनलेस है, ए डायमेंशनलेस है, बी एनर्जी है, तो ए डायमेंशनलेस बी एनर्जी क्या बना सर, एनर्जी, और ये क्या एनर्जी। अब तो सही हो जाएगा, अब तो सही हो जाएगा। फिफ्थ समझ नहीं आया, अकल के अंधे हो। जिसको फिफ्थ समझ नहीं आया ना, उसका तो मैं क्या ही बोलूं। जब a प्लस बी गलत है तो ऊपर में a प्लस बी को ऐड किया, तो भाई ऐड कैसे कर सकते हो, गलत ही हो गया ना। ये ऊपर वाला ही माला गलत है, तो गलत को b से डिवाइड करके भी क्या कर लोगे। हम यहां पे a और b को ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट डायमेंशन को ऐड कभी नहीं कर सकते। क्या यहां पे प्योर a प्लस बी ऐड हो रहा है, बाप रे बाप, यहां पे प्योर a प्लस बी ऐड हो रहा है। हाँ सर, उसको b से फिर डिवाइड किया, तो ऐड ही कैसे कर सकते हैं। अगर डिफरेंट डायमेंशन है तो a और b को ऐड नहीं कर सकते। अगर 1 गलत है तो 5 तो अपने आप गलत हो गया। सच ट्रू बायोलॉजी हो साले तुम। छठा बताओ, तो डिफरेंट डायमेंशन को प्रोडक्ट तो कर ही सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन को प्रोडक्ट तो कर ही सकते हैं। फोर्थ वाला, अगर पता है स्पैमर किसको कहते हैं, वही जिसको जो फोर्थ वाले को 4 बार एक्सप्लेन कर दिया, साला गधा कहीं का। ए तुम्हारा एरिया है अगर मान ले, और बी लेंथ है, तो ए तो एरिया है ही, एरिया में से बी डायमेंशनल लेंथ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ए भी एरिया, तो सेम नहीं हो गया डायमेंशन। क्या है यार, ए माइनस बी स्क्वायर। मान ले ए की वैल्यू है 5 मीटर स्क्वायर और बी की वैल्यू है 6 मीटर, ठीक। हाँ सर, तो a माइनस बी स्क्वायर सही नहीं हो गया। a तुम्हारा एरिया है, तो एरिया को पुट करो 5 मीटर स्क्वायर, माइनस b क्या है तुम्हारा 6 मीटर है, तो यहां पे b का स्क्वायर होगा तो 36 मीटर स्क्वायर। देखो ये मीटर स्क्वायर कर ही सकते हैं ना। बाप रे बाप, छोटी सी चीज को समझने में एकदम टट्टी कर दिए तुम। कोई बात नहीं, चल, लेकिन समझ ले, सीख ले। जनरली टीचर इसलिए इसको छूता नहीं है, बिना दिमाग के कैसे पढ़ोगे तुम। डिफरेंट डायमेंशन इसलिए ऐड नहीं कर सकते, ये डिफरेंट डायमेंशन इसलिए ऐड नहीं कर सकते, डिफरेंट डायमेंशन इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं करते। 3 तो गलत हो गया। ये वाला सही इसलिए है क्योंकि ए और बी का डायमेंशन डिफरेंट है, ए और बी का डायमेंशन डिफरेंट है, ए और बी का डिफरेंट है। ए और बी स्क्वायर को तो सेम हो ही सकता है ना। इसमें ए बी प्लस बी है, तो ए इंटू बी मिलके ए थोड़ी ना बना, ये बी थोड़ी नहीं, तो कुछ और बन गया। हाँ सर, और ये प्लस में बी कर रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है कि ए बी का प्रोडक्ट करके डायमेंशन बी के बराबर रह जाए। हाँ, अगर बी का कुछ डायमेंशन है और ए डायमेंशन लेस है, तो भी तो चौथा सही हो जाएगा। छठा, अलग डायमेंशन को प्रोडक्ट तो कर ही सकते हैं। खुशी मौर्य करिए फोर्थ। रिपीट करके सुनो बेटा, मैंने जितनी बार बताया ना उसको रिपीट करके सुनो। चलो, ये बेटा जेई मेन और कई बार ये सवाल पूछा जाता है, जेई मेन 2022 का सवाल है। ये सवाल देख लीजिए, जेई मेन 2022 का सवाल है। इफ एल सी एंड आर आर द सेल्फ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। इसमें से टाइम की डायमेंशन कौन सी नहीं है, तो रट के नहीं कर सकते। इसमें से कौन सी डायमेंशन टाइम की नहीं है, रट के नहीं कर सकते। अब क्या करोगे, आर बराबर ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी, इसको इसके बराबर रखोगे तो ओमेगा आएगा आर बाई एल, तो टाइम आएगा एल बाई आर, टाइम आएगा एल बाई आर, तो एल बाई आर तो टाइम आ गया। एल बाई सी नहीं आएगा कभी, क्योंकि ये एल और सी तो प्रोडक्ट हो रहा, तो एल बाई सी का पैटर्न नहीं बनेगा। चौथा आंसर मेरे हिसाब से फोर्थ आएगा। बताओ तो, फोर्थ टाइम का डायमेंशन नहीं बनेगा। डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम पूछा, डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, मेरे हिसाब से फोर्थ आएगा। देखो तो, क्योंकि थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो देख सकते हो कि जब भी इस दोनों को सॉल्व करूंगा, एल और सी तो प्रोडक्ट ही होगा, तो एल और सी तो मल्टीप्लाई में, डिवीजन में जा ही नहीं सकता, प्रोडक्ट में ही रहेगा, मल्टीप्लाई में ही रहेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, चलो अब यहां समझो बेटा, डायमेंशनलेस फंक्शन, डायमेंशनलेस फंक्शन। अभी डायमेंशनलेस फंक्शन क्या होता है? डायमेंशनलेस फंक्शन क्या होता है? डायमेंशनलेस फंक्शन होता है मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका
डायमेंशन नहीं होगा। पहला एग्जांपल है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज अ डायमेंशनलेस। सर हाउ? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज साइन थीटा। साइन थीटा इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ लेंथ। तो जब भी ये साइन थीटा किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हो, इस पूरे साइन थीटा को आप डायमेंशनलेस मानेंगे, और साइन थीटा में पूरा साइन थीटा डायमेंशनलेस होगा, साथ साथ में ये थीटा की जगह पे जो भी होगा वो अकेला डायमेंशनलेस होगा। वो अकेला क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। इस पे एक सवाल करके दिखाता हूं, इस पर एक एग्जाम्पल करके बेटा दिखाता हूं। जैसे f बराबर साइन अल्फा एक्स, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स, फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स की डायमेंशन बताइए। अब बेटा एक बात बताओ, क्या एंगल के जगह पे यहां पे अल्फा है कि एक्स है कि दोनों का प्रोडक्ट है? सर देखो f बराबर साइन, ये जो अल्फा एक्स है वो थीटा की जगह पे, तो एक्चुअल में जो एंगल है वो अल्फा से नहीं बन रहा, जो एंगल है वो एक्स से नहीं बन रहा, ये पूरा अल्फा एक्स एंगल है। और पूरा एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस को 1 लिख सकते हैं, तो अल्फा एक्स बराबर आपका 1 होगा। तो अल्फा बराबर 1 अपॉन एक्स, लेंथ एक्स तो l-1, अल्फा की डायमेंशन आएगी l-1। तो एक्चुअल में जो एंगल बन रहा, एंगल के जगह पे जो है वो डायमेंशनलेस होगा। और एंगल यहां पे एक क्वांटिटी से नहीं बना है, अल्फा इंटू एक्स से एंगल बना है। क्या बना है? अल्फा इंटू एक्स से एंगल बना है। जैसे एक बहुत बढ़िया चीज करा तो देख, f बराबर a साइन ओमेगा टी, नहीं साइन बी टी माइनस सी एक्स, फाइंड डायमेंशन ऑफ b बाई सी। b बाई सी बड़ा छोटा छोटा सा एग्जांपल लेके मैं धीरे धीरे तुम्हारे कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा हूं। अब मुझे बता, इस पूरे एक्सप्रेशन में थीटा कहां है? पूरे एक्सप्रेशन में थीटा कहां है? तो f बराबर a साइन, ये है bt माइनस सी एक्स, तुम्हारा थीटा है भाई। साइन थीटा, इस थीटा के जगह पे ये है, तो तुम थीटा बोलोगे इसको, bt माइनस सी एक्स को तुम थीटा बोलोगे। थीटा मतलब डायमेंशनलेस 1, थीटा मतलब थीटा, ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, पूरे को हम 1 से बराबर लिख सकते हैं, इक्वल टू 1, क्योंकि जो भी डायमेंशनलेस चीज होगा उसको 1 लिख दो। और यहां पे एमआर स्टार तुम जानते हो कि कोई भी चीज डायमेंशनली अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इक्वल होगा। तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो बीटी बराबर सी एक्स। तो इसको 1 नहीं भी लिखते ना तो भी बीटी में से सी एक्स घटाया है, मतलब बीटी बराबर सी एक्स। हमसे पूछा बी बाई सी, तो बी यहां पे सी नीचे, बी बाई सी बराबर एक्स बाई टी, एक्स बाई टी वेलोसिटी होगा एल टी माइनस 1, तो बी बाई सी का डायमेंशन होगा एल टी माइनस 1। फील आया? फील आया? चाचा मोहन बोलो, फील आया? कैसे डील कर सकते हैं एंगल को? फील आया एकदम? अब मैंने डिसाइड किया एकदम बेसिक से उठा के तुमको ऊपर तक ले जाऊंगा। कितना बेसिक था? अल्फा एक्स से शुरू किया। अच्छा सर, अगर ऐसा होता, मान लो ऐसा इक्वेशन लिखता हूं मैं, एफ बराबर ए साइन बी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो यहां पे पता है तुम क्या लिखोगे? सर पूरा का पूरा साइन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो मैं इस पूरे को डायमेंशन लेस, मतलब इस पूरे को मैं 1 लिख लूंगा, तो एफ बराबर ए आएगा, मतलब ए का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 2, और ये बी ही तो थीटा है, बी एंगल है, और एंगल डायमेंशन लेस होता है m0 l0 t0। एफ बराबर ए साइन थीटा है, तो साइन थीटा को अगर मैं पूरा हटा लूं, क्योंकि वो तो डायमेंशन लेस होता है पूरा साइन थीटा, तो एफ बराबर ए आएगा, तो तुम्हारा ये आंसर आ गया। और यहां पे थीटा जब अकेला बी है सिर्फ, तो थीटा डायमेंशन लेस होता है, बी डायमेंशन लेस होगा। यहां पे थीटा की जगह पे अकेला कोई फंक्शन नहीं है, अल्फा इंटू एक्स है, तो अल्फा एक्स का प्रोडक्ट डायमेंशन लेस होगा, और डायमेंशन लेस को 1 लिख सकते हैं, तो अल्फा बराबर 1 अपन एक्स ही आएगा। यहां पे बीटी माइनस सी एक्स थीटा की जगह पे है। और कोई भी चीज कहीं भी अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दो
नंबर के बीच में, तो उनका दोनों का डायमेंशन सेम आएगा। तो BT बराबर CX सीधा कर सकते थे, BT बराबर CX। बताओ, पूरा फील आया एकदम, पूरा फील आया एकदम। अब ये सवाल करो, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये तुम्हारा सवाल है। क्या सवाल है? ये देखना सवाल है, ये सवाल है, देखिए y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। फाइंड डायमेंशन ऑफ a ओमेगा एंड k एंड 5 वेयर y एंड x इज पोजीशन। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या y बराबर a आएगा, और y पोजीशन है तो इसका डायमेंशन L1 हो जाएगा, खत्म। सर क्यों? क्योंकि ये पूरा तुम्हारा साइन थीटा है, और साइन थीटा का है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, तो ये पूरा एंगल जैसा ही तो है। साइन समथिंग डायमेंशन लेस होता है, तो y बराबर a, और ये तो पूरा डायमेंशन लेस है। और इसके अंदर जो थीटा है ये पूरा डायमेंशन लेस होगा, मतलब ओमेगा टी माइनस को बराबर लिख सकते हो के एक्स को बराबर लिख सकते हो 5, और ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 t0। तो यहां से ओमेगा का डायमेंशन आ जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा, इस पूरे को आप 1 लिखोगे ना, ओमेगा टी बराबर के एक्स बराबर 5, यहां पे प्लस माइनस सबको बराबर लिख लो, तो ओमेगा टी बराबर के एक्स बराबर 5 बराबर 1, क्योंकि वो एंगल डायमेंशन लेस होगा। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 1/t, मतलब t का पावर -1, k बराबर आ जाएगा 1/x, मतलब लेंथ का पावर -1, और 5 बराबर आ जाएगा सिंपल डायमेंशन लेस। तो 5 का डायमेंशन लेस, k का डायमेंशन आ गया, ओमेगा का आ गया, और यहां पे हमने a का निकाला था, खत्म। बताइए, अब इसमें कहीं डाउट है तो मतलब तुम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं समझ रहे, एंगल क्या होता है वो नहीं समझ रहे। सर सेकेंड वाले क्वेश्चन में f बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस cx है ना, वहां पे f बराबर a करके a निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, वही तो यहां निकाला है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस की डायमेंशन क्या होगी? फेज डिफरेंस, व्हाट इज फेज डिफरेंस? बेटा आर्यन पाटिल, सवाल तो तुम्हें पूछ लिया लेकिन तू फेज डिफरेंस समझता है पहले क्या होता है? फेज डिफरेंस मींस एंगल। सर एंगल होता है क्या? अबे डैश, जो चीज नहीं समझता उसकी डायमेंशन क्यों पूछ रहा है? फेज डिफरेंस मतलब एंगल, और एंगल इट इज डायमेंशनलेस। गधा। चलिए, यकीन 3 कब शुरू होगा बता दो, जूलॉजी करनी है बेटा। यकीन 3 जो है ना वो 4 से पहले आएगा, देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूं ना, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। 4 से पहले आएगा यकीन 3, देख लेना। 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्रैश कोर्स, वहां तक करना तुम। किसी से फिजिक्स, किसी से जूलॉजी, किसी से बोटनी करते हैं बच्चे, लाखों बच्चे, और फिर वो अगले साल 2 में आ जाते हैं। नीट कैसे आया, सॉरी नीट कैसे, मीटर कैसे आया? ये तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। x/t LT माइनस कैसे हुआ? ये भांग का क्या है? गुलंजा करे। x/t LT माइनस, x तो ऊपर है तो x तो तेरा लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन होता है L1, x लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन होता है L1, तो x ऊपर है तो ऊपर है, L बच गया, बटा t है नीचे डिवाइडेड बाई t, t को ऊपर ले जाएंगे तो t का पावर -1, ऐसे हुआ है। सर एक बेस्ट टाइम टेबल बता दीजिए, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है टाइम टेबल। सर क्वेश्चन को प्रिंटेबल फॉर्म में दिया करो प्लीज, ताकि हम घर पे, क्यों प्रिंटेबल फॉर्म में क्या होता है और ऐसे क्या होता है? सर हमको सॉल्यूशन दिख जाता है, तो मत देख, कॉपी रख दे नोट्स के नीचे। प्रिंटेबल फॉर्म में दे अलग ना सर, जितना पढ़ा रहा उतना पढ़, कॉपी रख दे। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये तो पढ़ा दिया। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस साइन थीटा, ये तो सब पढ़ा दिया हुआ है तुम्हें, सब तो पढ़ा दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फील समझते हैं, इस पे मैंने सवाल भी कराया था तुम्हें। कहीं मान लो लिखा है e⁻x, तो ये पूरा का पूरा e⁻α लिख लेता हूं कुछ,
इसमें पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना e के पावर समथिंग, वो डायमेंशन लेस होता है, और इसमें जो अल्फा है वो भी डायमेंशन लेस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा डायमेंशन लेस होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर भी डायमेंशन लेस होगा। पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होगा, पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। एग्जांपल से करते हैं, v बराबर अल्फा ई का पावर माइनस बीटा टी या प्लस बीटा टी रहता, ई का पावर बीटा टी। अब मुझे ये पूरा इक्वेशन है, v बराबर अल्फा ई का पावर बीटा टी। फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये दोनों कंसेप्ट लगेगा। पूरा का पूरा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ चीजें हैं उसको हटा दो, डायमेंशन से 1 हो जाएगा। तो सर ऐसे तो v बराबर अल्फा बच जाएगा, और v होता है LT-1, तो अल्फा LT-1 आएगा, यस। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर अकेला बीटा नहीं है, यहां पे अकेला अल्फा था तो अल्फा डायमेंशन लेस होगा, यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर ये पूरा है। तो आप लिखेंगे bt बराबर 1, तो बीटा बराबर हो जाएगा t-1। बोलो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? t-1। सर इस पे एक बढ़िया सवाल करो, आओ बढ़िया करना, बढ़िया एकदम बढ़िया करे, बढ़िया। ये देख, ये जेई मेन का सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है, मजा आ जाएगा सॉल्व करके। क्या है? इफ वेलोसिटी v बराबर अल्फा बाई बीटा ई का पावर माइनस अल्फा टी, v बराबर अल्फा बाई बीटा ई का पावर माइनस अल्फा टी। तो इसमें सबसे पहले आप मुझे बताओ, सॉल्व करते समय पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा अल्फा बाई बीटा। हाँ सर, वेलोसिटी अल्फा बाई बीटा होगा, हाँ सर। और यहां से अल्फा टी तुम्हारा हो जाएगा 1। बताओ, ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस है तो ये इसके बराबर, और ये पूरा जो डायमेंशन लेस है अल्फा टी वो 1 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर आ जाएगा टी का पावर -1। क्यों? क्योंकि अल्फा बराबर 1/t मतलब टी का पावर -1, टी का पावर -1। यहां पे बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा बाई वी। अल्फा है टी का पावर -1 और वी है LT-1। अल्फा है टी का पावर -1 और वी LT-1, तो T-1 से T-1 कट जाएगा, तो बीटा बराबर आएगा 1/L मतलब L का पावर -1। यह है बीटा L का पावर -1। बीटा L का पावर -1। समझ में आएगा? समझ में आया क्या? ठीक है। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी डायमेंशन एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर चलेंगे अभी। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में डायमेंशन एनालिसिस कैसे करते हैं उस पर चलेंगे अभी। ठीक है, चलिए ये बताइए, क्या ये हमने किया हुआ है सवाल, कल करा दिया इसको। वेलोसिटी v बराबर अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। देखो सीधा एमआर स्टार लगाओ। मैंने तुम्हें कब बताया है कि अगर दो चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है तो डायमेंशन उनका सेम रहेगा। तो डायमेंशनली क्या इसको लिख सकते हो? v बराबर अल्फा टी बराबर बीटा एक्स बराबर गामा एक्स टी। इतना समझ गए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। इतना समझ गए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। v बराबर अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी। अगर ये समझ गए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो कि v बराबर अल्फा टी बराबर बीटा एक्स बराबर गामा टी। उसके बाद तो डायमेंशन आराम से निकाल दोगे। अल्फा क्या होगा? v बाई टी। बीटा क्या होगा? v बाई एक्स। गामा क्या होगा? v बाई एक्स टी। इतना समझ गए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। आसान है। इसको तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसको बेटा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये देखो, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशन, यस और नो। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मतलब दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, क्या उनका डायमेंशन सेम हो सकता है? दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। फटाफट बताइए। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो।
different physical quantity can have same dimension. Two different physical quantity can have same dimension. Two different physical quantity can have same dimension. बताइए. बताइए क्या लगता है, क्या लगता है? Different physical quantity can have same dimension. Yes, 200%. 87 लोग कह रहे हैं, 9% लोग नहीं कह रहे हैं. अबे ये सही है. तुम वर्क एंड टॉर्क अलग ही तो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन सेम नहीं होता उसका. एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का कहीं से कोई लेना देना है? एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में आता है. एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल ऑब्जेक्ट के डिफाइन करते हैं, और प्लैंक कांस्टेंट एकदम अलग होता है. क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम है? हाँ, क्वांटिटी तो अलग ही है. चमनप्रास. नेक्स्ट देख, टू क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन कैन बी सेम फिजिकल क्वांटिटी. उल्टा सोच थोड़ा. टू क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन, टू क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन, कैन हैव सेम फिजिकल क्वांटिटी. बता. टू क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन कैन बी सेम फिजिकल क्वांटिटी? नो, नो, नॉट एट ऑल. टू क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन. डायमेंशन सेम है, मतलब मास, लेंथ, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है. अगर उसका डायमेंशन ही डिफरेंट है, डायमेंशन ही डिफरेंट है, डायमेंशन डिफरेंट है, तो कैन बी सेम फिजिकल क्वांटिटी. कैसे वो फिजिकली सेम हो जाएगा? डायमेंशन अलग है तो. डायमेंशन अलग है तो वो कभी भी फिजिकली सेम नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, मैं तुम्हें बताऊं, दुनिया में ना जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको चार अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं. सर, चार अलग अलग कैटेगरी में कैसे? एक तो डायमेंशन के बेसिस पे कि डायमेंशन है तो डायमेंशनल, और डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशन लेस. जैसे ग्रेविटी, एक्सीलरेशन, डायमेंशन है तो डायमेंशनल क्वांटिटी बोलेंगे. वेलोसिटी डायमेंशनल है, लेंथ डायमेंशन है, मास डायमेंशन है. डायमेंशन लेस एंगल हो गया, डायमेंशन लेस स्ट्रेन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया. क्या डायमेंशन के बेसिस पे दो अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं? क्या डायमेंशन के बेसिस पे दो अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं? डायमेंशन है तो डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनल मतलब है डायमेंशन, डायमेंशनल. और डायमेंशन नहीं है तो डायमेंशन लेस. और दूसरा, उसके वैल्यू के बेसिस पे दो पार्ट में बांट सकते हैं. वैल्यू के बेसिस पे कैसे? वैल्यू के बेसिस पे कि अगर फिक्स है तो कांस्टेंट हुआ, फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है. अगर उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा. वैल्यू फिक्स नहीं है तो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा. तो देख, यहां पे फिजिकल क्वांटिटी को चार पार्ट में तुम्हारे सामने बांट के लिख रहा हूं ताकि तेरे दिमाग में घुसेगा. अचानक से लिख के दे दूंगा नहीं घुसेगा. तो चार पार्ट में तेरे सामने बांट रहा हूं. पहला टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है कि डायमेंशन है, तो ये हो जाएगा डायमेंशनल, और वेरिएबल भी है मान ले तो डायमेंशनल वेरिएबल, मतलब डायमेंशन है और वो वेरिएबल भी है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो डायमेंशनल वेरिएबल हो गया. बी,
बी समझियो, बी डायमेंशनलेस वेरिएबल, मतलब उसका डायमेंशन नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। सी तीसरा क्वांटिटी देख, तीसरा क्वांटिटी आएगा डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब डायमेंशन है उसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। और चौथा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं है और कांस्टेंट भी है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल बताओ क्या होगा डायमेंशनल वेरिएबल का वेलोसिटी। अब किसी की वेलोसिटी फिक्स थोड़ी ना होती है, क्या डायमेंशन है? हाँ है। क्या ये वैल्यू फिक्स होती है? नहीं, वेरिएबल होती है अलग अलग ऑब्जेक्ट की। तो वेलोसिटी हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अच्छा, डायमेंशन लेस वेरिएबल का मतलब डायमेंशन लेस है, वो उसकी डायमेंशन नहीं है और उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, तो ये हो गया। अगर डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन नहीं है और वैल्यू वेरी कर रही है, तो ये क्या होगा? मतलब डायमेंशन लेस है, डायमेंशन नहीं है और वैल्यू भी वेरी कर रही है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या दुनिया भर के सभी ऑब्जेक्ट का सेम होता है? नहीं सर, अलग अलग होता है। और डायमेंशन इसका सर डायमेंशन लेस है, जैसे स्ट्रेन। हाँ, एंगल डायमेंशन लेस है और एंगल तो अलग अलग ही होगा ना। अच्छा, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल मतलब डायमेंशन है लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बताओ तो इसकी वैल्यू क्या है? सर जी फिक्स होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज अ वेरिएबल और कांस्टेंट? सर कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स होती है वैक्यूम में, ये प्योर कांस्टेंट है और उसकी डायमेंशन होगी। तो डायमेंशनल मतलब डायमेंशन है लेकिन वो फिक्स है। अच्छा, लास्ट में डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब डायमेंशन भी नहीं है, कांस्टेंट है, जैसे पाई, वैल्यू ऑफ पाई 3.14। अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट किस में आएगा? सर प्लैंक कांस्टेंट इसमें आएगा, इसमें प्लैंक कांस्टेंट आएगा क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट फिक्स होता है, कांस्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट, एच की वैल्यू कांस्टेंट होती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है लेकिन इसके पास डायमेंशन भी है। तो ऐसा नहीं कि जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनलेस होगा, नहीं, डायमेंशनल है। प्लैंक कांस्टेंट के पास वैल्यू होती है और वो कांस्टेंट भी है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब डायमेंशन भी नहीं है और फिक्स भी है। डायमेंशनलेस, परमिटिविटी इसमें आएगा, परमिटिविटी का डायमेंशन होता है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट जैसे एक्सपोनेंशियल ई तो फिक्स ही होता है ना 2.71 और डायमेंशन भी नहीं है 2.37। समझ में आया? तो ये चार मोटा मोटा कैटेगरी फिर से बता देता हूं। डायमेंशनल मतलब डायमेंशन है और उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, वेलोसिटी, लेंथ, टाइम, ये तो सारे बतेरे हो जाएंगे। डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन नहीं है और वेरी कर रही है। रिलेटिव डेंसिटी, डायमेंशन कहां है? एंगल, डायमेंशन कहां है लेकिन वेरिएबल है। डायमेंशनल मतलब डायमेंशन है और फिक्स होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब के पास डायमेंशन है लेकिन वैल्यू फिक्स है। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब डायमेंशनलेस कांस्टेंट तो ये डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशन नहीं होगी और वैल्यू फिक्स होगी, पाई ई 2.71। समझ में आया? तो ये सवाल करके दिखाओ, ये पूछा हुआ सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट? डायमेंशनल, भाई अंग्रेजी से बहुत डर लगता है मुझे खुद के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। सर डायमेंशनल मतलब डायमेंशनलेस हो गया ना, डायमेंशनलेस का मतलब डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस इज डायमेंशनलेस और डायमेंशनल मतलब है डायमेंशन और कांस्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी तो वेरी कर जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और डायमेंशन भी ये आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डायमेंशनलेस होता है, पॉइजन रेशियो भी डायमेंशनलेस होता है, ये दोनों डायमेंशनलेस है। ये बोला डायमेंशनल मतलब है। बकलोल चंद बकलोल चंद। चलो नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन डिसाइड विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द पार्टिकल इज नॉट करेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है।
मतलब करेक्ट नॉट करेक्ट, मतलब गलत बताना है आपको। तो एक बात बताओ, पोजीशन बराबर पोजीशन साइन 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम बटा टाइम डायमेंशन लेस हो जाएगा। देखो ऊपर टाइम नीचे टाइम, तो डायमेंशन लेस होगा और एंगल डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो डायमेंशनली करेक्ट है। वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है बटा डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये भी सही है। डिस्प्लेसमेंट बराबर एम्पलीट्यूड, टी से टी कटेगा डायमेंशन लेस, एक्स से लेमडा कटेगा डायमेंशन लेस, ये भी सही है। y बराबर एक्स बाई टी, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम गलत हो गया, साइन तो पूरा डायमेंशनलेस होता है। दूसरी बात, ये अगर लेंथ है तो लेंथ इंटू टाइम डायमेंशनलेस तो होगा नहीं, और ये एंगल के बीच में रखा है हमने, देखो ना साइन लेमडा टी, तो थीटा की जगह पे लेमडा टी है, लेमडा टी तो मिला के एंगल बन रहा है, तो एंगल डायमेंशनलेस होता है, लेकिन ये तो लेंथ इंटू टाइम है, डायमेंशनलेस नहीं हो पाएगा, ये भी डायमेंशनलेस नहीं हो पाएगा। तो इस चौथा इक्वेशन तुम्हारा आंसर हो जाएगा, चौथा इक्वेशन तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। चौथा आंसर हो जाएगा क्या? इसकी कोई नीड नहीं है, ये समझो v बराबर बेटा कहीं लिखा है a साइन, v बराबर लिखा है a साइन x रूट अंडर अल्फा टी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी बराबर a साइन समथिंग, एंगल की जगह पे क्या है? सो साइन थीटा, ये होता है एंगल, मतलब x रूट अल्फा टी आपका एंगल है, और एंगल डायमेंशनलेस होगा तो 1 लिख लेंगे। अब यहां से x को उधर ले जाओ, तो रूट अल्फा टी बराबर 1/x लिख सकता हूं, इस रूट को उधर ले जाओगे तो अल्फा टी बराबर 1/x स्क्वायर। हाँ जी सर, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, या मैं बोलूं कि टी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये टी बराबर नहीं, अल्फा का डायमेंशन, अल्फा बराबर हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू टी, एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l-2, टी ऊपर जाएगा तो t-1, ये आंसर आएगा क्या? L2 t-1 आंसर आएगा क्या? ये क्या है? v बराबर अल्फा बटा बीटा प्लस रूट डेंसिटी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो ये दिखने में भयानक है लेकिन है अल्फा, v बराबर अल्फा बटा बीटा प्लस रूट अंडर डेंसिटी, यही है। हाँ, क्या बीटा और रूट डी को ऐड किया है? हाँ, तो यहां पे एक छोटे से एमआर स्टार से तुम कह सकते हो कि सर बीटा बराबर रूट ऑफ डी होगा, और बीटा बराबर रूट ऑफ डी मतलब पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, और डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा m का पावर हाफ, और l का पावर 3 जाएगा तो ऊपर -3, l का पावर -3/2, ये आंसर आएगा बीटा का। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी बराबर अल्फा बटा बीटा प्लस रूट डेंसिटी लिखा है, तो मैं तुरंत से मैं स्टार से लिखूंगा कि v बराबर हो जाएगा अल्फा बटा बीटा बराबर रूट डेंसिटी, जहां पे प्लस माइनस है वहां पे इक्वल कर सकते हैं, जहां भी प्लस माइनस वहां पे इक्वल कर सकते हैं, जहां भी प्लस माइनस वहां इक्वल कर सकते हैं, तो ये लिखेंगे v बराबर अल्फा बटा बीटा रूट डी। अब यहां पे बीटा लिखो रूट डी लिखो, एक ही बात है। हाँ, तो इस इक्वेशन से v बराबर अल्फा रूट डी होगा, अल्फा बराबर होगा v इंटू रूट डी, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी LT-1, और बीटा रूट डी था तो रूट डी का डायमेंशन यहां पे आया हुआ है m का पावर हाफ, l का पावर -3/2, तो m का पावर हाफ ही रहेगा, l का पावर -3/2 प्लस 1, तो -3/2 में +1 करोगे तो -हाफ आएगा, l का पावर -हाफ, t का पावर -1, देखो तो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही है क्या? क्या ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है? डायमेंशन एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल टर्म, डिफरेंशियल टर्म, डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल टर्म। डिफरेंशियल टर्म का मतलब है बेटा, जैसे मान लो कि मैं dy/dx का डायमेंशन देख रहा हूं, तो हमने बोला था लेंथ का डायमेंशन लेंथ होता है, और चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? सब चेंज इन लेंथ का भी लेंथ ही होता है। तो ये y हो या dy हो, अगर डायमेंशनली देखोगे तो ये y/x ही तो आएगा। अगर डायमेंशन देखोगे तो d का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, छोटा डिफरेंस है, तो d का तो कोई डायमेंशन जाएगा नहीं, तो dy का मतलब y और dx का मतलब x। तो कहीं आपको dy/dx का डायमेंशन लिखना है, उसका मतलब आप डायमेंशन वहां पे लिखेंगे y/x का।
क्लियर है? y बाई एक्स का, ठीक है। अगर यहां पे लिखा है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y डिवाइडेड बाई डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x, अब इसमें अगर तुम डायमेंशन देखते हो तो क्या डिफरेंस हो या डिफरेंस का स्क्वायर हो, इसका तो कोई डायमेंशन आएगा नहीं, नहीं सर y बचेगा, यस। और यहां पे d एक्स स्क्वायर है तो d का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन में थोड़ा संभल के, डबल डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर होता है हम लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ये डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर करो, डी का पावर क्यूब करो, डी का कोई डायमेंशन नहीं आता है तो ये बनेगा वाई, और डी एक्स स्क्वायर में डी हट गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा। जैसे तुम डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब कर रहे हो, इसका डायमेंशन अगर देखोगे तो ये आएगा वाई बटा एक्स क्यूब, ऐसे देखते हैं डायमेंशन। बताइए डिफरेंशियल टर्म समझ में आया? डाउट है इसमें? डाउट बहुत सिंसियर तरीके से बताओ, मैं देख लेता हूं। सिंसियर तरीके से डाउट बताओ, मैं देख लेता हूं। सर आपने इधर अल्फा को एम्स कैसे मान लिया? ठीक है बता देते हैं बेटा। कहां बेटा? अल्फा को एम कैसे मान लिया? सारा चप्पल कहां है मेरा? डेंसिटी है, डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम होता है। भी बराबर अल्फा बटा एमी जो है वो बीटा के इक्वल भी है। हाँ तो ये दोनों इक्वल है तो इसमें से ये रखो या ये रखो, बात तो सेम ही आएगा। लेंथ प्लस लेंथ कहीं पे है तो डायमेंशन तो लेंथ का ही रखोगे ना बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 4 से कर दे तू, 2 से नहीं बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर ले। दिमाग में मिक्सिंग हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए दिमाग होना चाहिए बेटा। सबको तो समझ आ गया, तुम्हें नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? चलो कोई बात नहीं। अल्फा को एम क्यों लिखा? कहां अल्फा है? अल्फा बराबर है हो गया तेरा, ये v वेलोसिटी है तो v बराबर अल्फा बटा रूट डी हो जाएगा। v बराबर अल्फा बाई रूट, देखो रूट डेंसिटी और बीटा का डायमेंशन सेम है तो L1 प्लस L2 तो लेंथ ही बचेगा ना, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम है, लेंथ प्लस लेंथ तो लेंथ लिखेंगे। तो रूट डी और बीटा सेम है, और डेंसिटी में कह रहा है अल्फा में एम कहां से आया? ये डेंसिटी होता है बेटा मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। तो v तेरा आ गया LT माइनस 1 और डेंसिटी आ गया मास बटा वॉल्यूम, तो मास बटा वॉल्यूम का पावर रूट डी। यही तो सॉल्व किया हुआ है हमने। बीटा बीटा लिखो या रूट डी लिखो एक ही बात है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकता था, अल्फा बटा रूट डी का डायमेंशन बीटा है, बीटा का डायमेंशन लिख लेंगे अल्फा बटा बीटा। तो यहां से अल्फा बराबर आएगा बीटा इंटू वेलोसिटी, बीटा इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 और बीटा ये रहा। क्लियर? ठीक है छुट्टी, ठीक है छुट्टी का इलाज, जितने लोग छुट्टी लिख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे से ना पढ़ें, क्योंकि जिस चीज से मुझे नफरत है ना वो चीज मत करो बेटा, तुम नहीं पढ़ पाओगे लंबे समय तक। अभी तो शुरुआत हुई है ना। सर आज छुट्टी, सर छुट्टी, ठीक है। तो जितने लोगों को लग रहा है कि छुट्टी होना चाहिए, भाई मैं सच में कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा तो मैं आज पहले रिक्वेस्ट करके बोल देता हूं, हाथ जोड़ के एक शिक्षक के नाते हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट है कि तेरे मन में छुट्टी आ रहा है तो चला जा, किसी दूसरे टीचर से पढ़ ले, यकीन 1 में पढ़ ले, यकीन 2 में 2 टीचर है उनसे पढ़ ले, यकीन 3 में पढ़ ले, 4 आएगा 5 आएगा उसमें पढ़ ले। मेरे क्लास में छुट्टी वर्ड मत लिख, और अगर छुट्टी वर्ड आज के बाद से तू लिखता है, किसी भी रीजन से लिखता है, तो तेरे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जितना लिखेगा उतना 1% कम होता जाएगा। 2 बातें, ऐसा तो है नहीं कि मैं दिन भर पागल की तरह पढ़ाता रहूंगा, 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो या तो तू टीचर चेंज कर ले, सिंपल सी बात है, जहां फ्रीक्वेंसी मैच कर रही हो वहां पर। और फिर भी तू बदतमीजी करता है, छुट्टी लिखता है, तो तेरे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जितने क्लास में स्पैम करेगा उतनी परसेंटेज में 1-1% रोज घटती जाएगी। बस अभी भी छुट्टी लिख रहा है, ठीक है, 1% सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी घट गई। अब तो इससे अच्छा बेटा ऐसे साफ पता चल जाएगा, जो सीरियस हो तो कभी नहीं लिखेगा, क्लास छोड़ के चला जाएगा, बोलेगा बाद में मैं देख लूंगा, लेकिन छुट्टी तो नहीं लिखेगा। तो अगर आज के बाद से तूने ये किया तो पता चल जाएगा ना सीधा सीधा कि वो स्पैमर है, और स्पैमर नहीं है, जेन्युइन स्टूडेंट है, फिर भी उसको छुट्टी लिखना है तो कहीं और जाके पढ़ो।
इसमें तेरा घाटा। और छुट्टी का कोई भी फॉर्म लिखेगा तो भी सिलेक्शन 1% घटेगा। इंटेंशन से होता है बेटा, लिखने से कुछ नहीं होता है। हो गया ना, डैश कर दिए। अब साला जिसको सिलेक्शन से मतलब ही नहीं है वो लिखो। अच्छा यहां पे गलत लिखना, डायमेंशन ऑफ डिफरेंशियल टर्म लिखना था, डायमेंशन। क्योंकि यार पढ़ाने का एक रिदम होता है बेटा, पेस होता है, उसमें जब मास्टर होता है ना और सामने उसको स्पैम दिखता है तो गुस्सा आता है ना। और मुझे कैसे पता चलेगा कितने बच्चे बैठे हैं? मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, तुम्हें लगता है कि मास्टर तो मैच्योर हो गया, उसको तो गाली सुन लेना चाहिए, तो हर आदमी एक तरह का नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात बेटा, 1% हमें नहीं पता है, मैं अब यहां कह रहा हूं खड़े होके, तो इसका कुछ मतलब है, मैं पागल की तरह कुछ भी नहीं बोलूंगा। हमें कभी नहीं पता होता है कि इस बैच में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो, नहीं बताता है हमें, नहीं पता चलता हमें, और ना ही हम पूछते हैं। हमें नहीं पता होता है कि अभी लाइव कितने पढ़ रहे हैं, यहां पे कोई भी बोर्ड नहीं है, तो कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि हमें नहीं पता होता है कि कितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता होता है कौन कमेंट कर रहा है, हमें नहीं पता होता है कि कितने बच्चे स्पैम कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता है कि कितने बच्चे पीछे बैठ के सीरियस पढ़ रहे हैं। और इंसान है भाई, इंसान का दिमाग होता है, फिर जाता है, घूम जाता है जब बहुत ज्यादा स्पैम दिखता है तो। क्योंकि जेन्यूनली मुझे नहीं पता है कि बैच में कितने बच्चे हैं, जेन्यूनली नहीं पता है कि कितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं, जेन्यूनली नहीं पता है कितने बच्चे सीरियस तरीके से पढ़ रहे हैं, जेन्यूनली नहीं पता है कितने बच्चे स्पैम कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है, एकदम ब्लैंक होते हैं बेटा, एकदम ब्लैंक। और उसमें जब तुम स्पैम करते हो तो हमें क्या लगेगा कि पढ़ने वाला बच्चा ही कर रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्क्रीन बंद करके भी कोई बच्चा पढ़ रहा हो, हमें कैसे, कोई कैमरा थोड़ी ना लगा है। नहीं पता होता, कसम से बोल रहा हूं, हमें नहीं पता होता, कोई डेटा नहीं होता कितने बच्चे लाइव है, 10 बच्चों ने कमेंट किया, या कितने बच्चे लाइव है, कितने कमेंट कर रहे हैं, कितने बच्चे बैच में, कितने बच्चे बैक हैंड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम क्लूलेस हैं, नो नथिंग, अंधेरा, ठीक है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है रैंडमनेस, मुझे डिसिप्लिन पसंद है। और मुझे बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है कि मैं कोई लेपापोती करूं। मैं तेरे लेपापोती के लिए यहां नहीं आता हूं, और जो सच होगा वो मैं बोलूंगा। मैं तुम्हें यहां पे खुश करने नहीं आता हूं। लाइव या ऑनलाइन क्लासेस में मैं नहीं बोल रहा, तू जानता होगा 90% टीचर मैं बोल रहा हूं, जो करना है, जिसको मुझे गाली देना दे लेगा, जिसको गाली देना दे ले, इग्नोर कर दूंगा। लेकिन मैं सच बताता हूं, 90% टीचर ऑनलाइन में सिर्फ बच्चों को खुश करने आते हैं, बहलाने फुसलाने आते हैं। सिलेक्शन से उनको डैश मतलब नहीं है, उनके बच्चों को परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ फीडबैक से मतलब है, उनको सिर्फ बच्चे को खुश करना है, लव यू बोलना है, सहलाना है, बस। 90% टीचर ये बोलने आते हैं, अबे लव यू डैश, तेरा लव यू, आज तक तेरा शकल नहीं देखा लव यू, बैगन के शकल के साथ दिखता है लव यू, किस बात का लव यू रे, किस बात का लव यू? और क्यों सुनना है तुम्हें लव यू? जान दे देंगे टीचर, मैं बच्चों, मैं तुमसे हूं बच्चों, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा बच्चों। पर नहीं चाहिए जान, कंटेंट पढ़ाओ ना अच्छे से। मैं जान लेके क्या करूंगा, मैं टीचर का जान दे दूंगा बच्चों, मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूं बच्चों। अरे बच्चों, आई लव यू टू बच्चों, डैश बच्चों, डैश। तुम्हें जान चाहिए, प्यार चाहिए, कंटेंट चाहिए? 4 चीजें नहीं समझ में आएगा, दिमाग लगा, संघर्ष कर, रगड़ उसको, पेन होना चाहिए। क्लास में पेन के लिए बैठे हो, हंसने के लिए नहीं बैठे हो। हाँ, वो अलग चीज है कि किसी चीज को समझाने के लिए हम एक ह्यूमर क्रिएट करते हैं, वो अच्छी बात है। किसी चीज को रिलेट करने के लिए हंसी मजाक करते हैं, वो अच्छी बात है। हम फन क्रिएट करके थोड़ा सा कंसेप्ट को रिलेट करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन लव यू बोलने के लिए नहीं बैठे हम यहां पे। और किस बात का लव यू चाहिए तुम्हें? सिलेक्शन के लिए आया है कि यहां पे प्यार लेने आया है? प्यार दो,
प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार प्यार, हम सनम तुम सनम, हम दोनों सनम सनम, प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो। कोई कुछ बोल देगा, ये मास्टर तो पगला है, डांट देता है, पगला है, ये साइको है, इसको ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको पगला मास्टर है ये। प्यार दो, प्यार लो, प्यार दो, प्यार लो, सिलेक्शन गया तेल बेचने, प्यार दो, प्यार लो। मतलब डांट दिया वो पागल है, गलत समझा दिया वो पागल है, सही बता दिया वो पागल है। प्यार दो, प्यार लो। गुस्सा करने यार, तुम्हारे भले के लिए कोई समझाता है, तुम उसको ही बोलते हो साला पगला है, ए गुस्सा करता है रे रे, इसका दिमाग खराब रहता है, हंस खेल के पढ़ाओ। प्यार दो, प्यार लो। प्यार देने लेने के लिए आए हैं यहां पे। पगला है ये, डांट देता, ये पगला है। दिमाग तो चलना ही नहीं चाहिए क्लास में, क्योंकि है ही नहीं तो चलेगा कहां से, है ही नहीं दिमाग तो चलेगा कहां से। गुस्सा नहीं यार तुम पे। लव यू, लव यू। y इंटू डी एक्स का डायमेंशन देखना है। अब ये साइन है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये साइन है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको इग्नोर करिए आप। बच्चों तुम क्यों मेहनत चिंता करो, मैं हूं ना, अरे मैं खड़ा हूं यहां पे एकदम, मैं खड़ा हूं, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं। अबे तुम क्या कर लोगे, पर एग्जाम तुम्हें देना है, संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा, मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, घिसना तुम्हें पड़ेगा। कोई टीचर जाके तुम्हारे बदले वहां नहीं बैठेगा। क्लास में साल बार बोलने से कुछ नहीं होता, मैं हूं मैं हूं, तो मैं क्या कर लूंगा। कंटेंट पढ़ाते समय तो तुम्हारा तेल निकलता है। नहीं मैं हूं, तुम चिंता मत करो, मैं हूं। अरे मैं क्या करूंगा मैं होके, एग्जाम में मैं नहीं जा सकता। बहुत सही बात है, रियलिटी है, एग्जाम में जाके तुम्हें बैठना है, तुम्हारी मेहनत काम आएगी, तुम्हारा कलम घिसा हुआ काम आएगा, तुम्हारा समझा हुआ काम आएगा, तुमने जितना दर्द लिया वो काम आएगा। मैं हूं, मैं अरे बच्चों प्यार, नहीं बेटा बेटा मैं हूं, तुम क्यों परेशान हो, मैं हूं ना, चिल, मैं हूं, साल भर मैं हूं, एग्जाम के दिन मैं नहीं रहूंगा, एग्जाम के तुम अकेले जाओगे। अरे छोटे तू क्यों परेशानी करता, हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं हूं। हाँ नहीं तुम नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, मैं हूं, तुम टेंशन नहीं, तुम बिल्कुल नहीं घबराओगे, कुछ नहीं, मैं हूं, तुम कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं, तुम कुछ नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं घबराना, मैं हूं, मैं कल भी रहूंगा, क्लास में आऊंगा, मैं हूं, टेंशन नहीं, मैं हूं, परेशान नहीं होना, मैं हूं, तुम बात पर हो, मैं हूं। अरे तुम छोटे मत परेशान हो, मैं हूं। नौटंकी छोड़ दो ये सब और मेहनत करना सीख लो, पढ़ो। मैं हूं, y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इस साइन का कोई, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं करना, डायमेंशन देखना है। तो इस साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इस साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसको इग्नोर करिए। यहां पे y एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा, चेंज इन x, डायमेंशन x का ही जाएगा, तो ये आएगा आपका। तो कहीं इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स है, कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स है, तो इसको डायमेंशनली आप क्या लिखेंगे, इसको डायमेंशनली आप क्या लिखेंगे, इसको डायमेंशनली आप लिखेंगे कि इसका डायमेंशन होगा नहीं, y का डायमेंशन y में रहेगा, और dx में d का डायमेंशन नहीं होगा, सिर्फ x का डायमेंशन बचेगा। सिर्फ किसका डायमेंशन बचेगा, x का डायमेंशन बचेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये बात समझ में आया। इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है ना, ठीक है। चलिए अभी सवाल करके बताइए, ये सवाल करके बताइए, क्या सवाल, ये सवाल करके बताइए। इफ y बराबर फोर्स, इफ y बराबर फोर्स एंड x इज वेलोसिटी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ dy by dx। ये तो बड़ा आसान हो गया,
dy बाई डी एक्स में डायमेंशन y बाई एक्स का होगा, और y क्या है तुम्हारा फोर्स और x क्या है वेलोसिटी। तो y हो गया ml t-2 बटा l t-1। तो l से l कट जाएगा, m बचेगा, t-1 से t-2 को काटेंगे तो t-1 बचेगा, m t-1 आंसर। ठीक है। अब बेटा ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क का वीडियो सॉल्यूशन मैं शाम को दे दूंगा, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। ये सारे सवाल डायमेंशन एनालिसिस की, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। अच्छा सवाल है ये, तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है। ट्रिपल डिफरेंशिएशन के टर्म्स में होमवर्क है, ये मैं अभी सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दूंगा, ये तुम्हारा होमवर्क है। तो 5-6 होमवर्क आप कर लीजिएगा इसका, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ये साथ में इंक्लूडेड आपको मिलेगा, ये भी आपका होमवर्क है। नहीं, ये यहां से होमवर्क नहीं, ठीक है। ये हमें टॉपिक पढ़ाना था लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो जितने आपको होमवर्क दिए बेटा वो कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं